What do you think like are some of the major reasons कि students depression में suicide वगैरह commit कर लेते हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमें जो ध्यान रखनी है, जेई का एग्ज़ाम ऐसा है जिसकी तैयारी 6 महीने में आप नहीं कर। जिस टाइम में मेरे टाइम में प्री बोर्ड्स होते थे स्कूल में दिसंबर में, अब वहाँ पे उस बच्चे का दिसंबर जनवरी में जेई का वर्कलोड ऊपर और है, और फिर मार्च में बोर्ड है और उसके बाद फिर से जेई, फिर जेई एडवांस। आप उसको 4 महीने पहले करके सिर्फ बच्चे का स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। आई लेफ्ट अ जॉब विच वॉज पेइंग मी 6.5 CR। पता नहीं क्यों, आई हैड नो अदर प्लान कि आगे क्या करेंगे। और आप अपने एक्सपेंसेस तो आप सोचते हो यार ये कब तक चलेगा, आई हैव टू टेक एक्शन, अदरवाइज तो साल 2 साल कितने ही निकल जाएंगे। Your credibility you can raise like very good amount of money from the VCs. Would you want to do that? मैंने पिछले 7-8 साल में ये नंबर्स किसी को नहीं बताए कि मैं एक ही व्यक्ति को जानता हूँ जिसका 3 to 4 करोड़ का पैकेज था एज अ फ्रेशर, एंड दैट पर्सन इज अमन दत्तरवाल इटसेल्फ। कि माय फर्स्ट ईयर वाज 3.5 CR। वो मेरे को मिला, मैं उसका एम ही नहीं कर रहा था, मैं तो प्लेसमेंट में ही नहीं बैठ रहा था। वो सेकंड ईयर में पैकेज 6.5, unimaginable for me. Same time पे Byju's came to me and it offered me a job of north of 20 CR. तो आप basically टीचर बन के आपने ये पैकेज Yes, I was teacher. 2-3 महीने बाद my first company gave me an acquisition offer north of $10 million. which is above 80 crores. कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे थे? कितना पैसा कौन से कॉलेज को दे, उसका आरओआई कितना होगा, खत्म कब होगा ये सब खेल? अगर आप पिछले 20 साल में देखोगे जितने दर पे महंगाई बढ़ी है, कॉलेज की फीस उससे बहुत हाई रेट पे बढ़ी है। मेरे को आज भी याद है, मैं जिस कॉलेज में था मेरे सीनियर्स फीस देते थे 50,000 रुपए, मैंने फीस दी है 96,000। मेरे बाद के जो जूनियर्स आए हैं उन्होंने फीस दी है 1.25 लाख, और आज उसी कॉलेज की फीस 1.5 से 2 लाख के बीच में जा रही है। What do you think went wrong with Byju's? सी Hi Aman, welcome to Conversation with Kushal. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग। मैं आपको स्टार्ट करने के पहले एक स्टोरी बताना चाहूँगा। तो मैंने जब मेरी यूट्यूब जर्नी शुरू की थी मई 2020 में, तब CMA ऑल इंडिया रैंक 5 आया था मेरा, एंड आई यूज़ टू क्रिएट वीडियोज़ ऑन मोटिवेशन कि स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना है एंड क्या मतलब उनको कैसे मोटिवेटेड रखना है एंड ऑल, क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा था। मैंने बहुत मोटिवेशन वीडियोज़ बनाए एंड वहाँ पे कमेंट्स में आने लग गए थे कि now new Aman Dhattarwal of CA fraternity have come in and all, and I used to feel very proud कि people are associating me with you, and I checked your channel that time and I was blown away by the amount of hard work and effort that you have put in. So like this is one story I wanted to share with you before we start. थैंक यू, माय प्लेजर। हम्म, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये- आप काफ़ी काफ़ी आपने अच्छे एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, और देखते हैं कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से आज कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द नीट स्कैम विच हैपेंड, एंड लाइक एकदम ऐसे पूरा बताया जा रहा है कि बहुत सारे 67 स्टूडेंट्स को पूरा 720 मार्क्स मिला एंड ग्रेस मार्क्स भी अवार्ड हुए, एंड आइडियली लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी कमिट किया उसके बाद। लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर एंड व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर ऑल दिस? देखो, इसमें सबसे पहले जो इशू है वो स्टूडेंट एंड के साइड में नहीं है। इशू यहाँ पे ये है सिस्टम एंड पे। आप चाहे नीट एग्ज़ाम देख लें, आप चाहे एसएससी एग्ज़ाम देख लें, कई बार ऐसा हो चुका है कि आपका पेपर लीक हो जाता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर 98 करोड़ लोगों के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करा देते हैं और वो स्मूथलेसली हो जाता है। साथली आज हमारा, आप कोविड वैक्सीन आपको प्रोवाइड करानी है, आपने पूरी आबादी को कोविड के दौरान इतने प्यार से सबको वैक्सीन प्रोवाइड कर दी, बट जब एग्ज़ाम की बात आती है जो कि 10 से 20-25 लाख बच्चे दे रहे हैं, वहाँ पे हमारे पेपर लीक हो जाते हैं। इसके काफ़ी सिंपल सॉल्यूशंस हैं और आई बिलीव स्टेट को वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए आने वाले टाइम में। वन सिंपल सॉल्यूशन इज़ कि जैसे कई सारे एग्जाम्स हैं जो ऑनलाइन मोड के अंदर होते हैं, स्पेशली अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो सब्जेक्टिव में तो पॉसिबल नहीं है पर एमसीक्यू में आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बेस्ड में आप अपना 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बना लो, क्वेश्चन का लेवल डिसाइड कर लो, और हर बच्चे का जो पेपर है वो ऑन द स्पॉट एक डिफरेंट आ रहा है, आप चीटिंग कर ही नहीं सकते। मतलब कितने सिंपल आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। क्योंकि पेपर लीक ऐसी चीज़ होती है, एंड इनफैक्ट पेपर लीक के साथ एक और 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जेई एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं लगता। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, ऑल्सो एज अ टीचर, कि कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जो साल में 2-3 बार हों तो अच्छे लगते हैं। जैसे कि जेआरई का एग्ज़ाम हो गया, या काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं जिनकी प्रिपरेशन टाइम 3 से 6 महीने 7 महीने होती है। तो ऐसे में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो 4 महीने में प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो क्यों एक साल वेट करें। तो 6-6 महीने 3-3 महीने में हर क्वार्टर वो पेपर होते हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, इट मेक सेंस। जेई का एग्ज़ाम ऐसा है जिसकी तैयारी 6 महीने में आप नहीं कर सकते। आप उसको 4 महीने पहले करके 4 महीने बाद करके सिर्फ बच्चे का स्ट्रेस बढ़ा रहे हो।
जिस टाइम में मेरे टाइम में प्री बोर्ड्स होते थे स्कूल में दिसंबर में, अब वहाँ पे उस बच्चे का दिसंबर जनवरी में जेई का वर्कलोड ऊपर और है, और फिर मार्च में बोर्ड है, और उसके बाद फिर से जेई, फिर जेई एडवांस है। तो इस तरीके से मल्टीपल एग्ज़ाम, आई गेस इस तरीके के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते, क्योंकि तैयारी का टाइम ही मिनिमम 2 साल का है। तो आप 6 महीने पहले, अब आप कोई कह सकता है कि जो अच्छा स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो तो जनवरी में पहले सेलेक्ट हो जाएंगे, तो अच्छे बच्चे सेलेक्ट हो रहे होंगे, तो ऐसे तो आप 10th क्लास में ले लो पेपर। क्योंकि फिर पेरेंट्स के माइंड में क्या आ रहा है, अगर दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना है तो बच्चे को क्या 10th से कोचिंग कराना स्टार्ट करें, क्या 9th से कोचिंग स्टार्ट कराना, तो ये तो आपने और प्रमोट कर दिया कोचिंग ट्रेंड को। तो इससे क्या होता है, प्रेशर अननेसेसरी क्रिएट होता है। नाउ आई हैव बीन अ पर्सन जिसने 10th क्लास से जेई का कोचिंग लिया था, मेरे को कोई ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं हुआ, इनफैक्ट मतलब मैं फिर इरिटेट ज़्यादा हुआ था अप एंड डाउन वो सारे करने में। और हमने पर्सनली कई बच्चे देखे हैं जो 6th क्लास से भी कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं ना, वो वहाँ थ्राइव कर जाएंगे, आपको हमेशा क्लास में बैठोगे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपसे 2 क्लास आगे का जानते हैं, उनको देख के आपको लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं। और ऐसे में काफ़ी बच्चे फिर सब्जेक्ट से ही पीछे छूट जाता है। मतलब बच्चा अपने घर में अपने मम्मी पापा से पढ़ रहा था 8 9th क्लास तक, किसी पेरेंट्स की मैथ्स अच्छी होती है, उसका इंटरेस्ट आ रहा था, एक ट्यूटर आके पढ़ा देता था, वो आर डी शर्मा समर वेकेशन में पहले आगे कर लेता था। उस बच्चे को जैसे ही आप वहाँ इन्वायरमेंट में डालते हो, मैंने पर्सनली कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एक फोमो में आ जाते हैं, उन्हें लगता है यार मुझे तो केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो फिजिक्स आ ही नहीं रही, मैं क्या क्या बोलूँ पेरेंट्स को, कैसे बोलूँ, पेरेंट्स को लगता है मैं स्मार्ट बच्चा हूँ तभी तो मेरे को 6th क्लास में यहाँ डाला, और वो बच्चा फिर दूसरी डायरेक्शन ईजी वे आउट्स देखता है। तो यहाँ पे आई फील ये मल्टीपल एग्जाम्स मेरे को अच्छे नहीं लगते, एक एग्ज़ाम होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन इनफ। अब बोर्ड्स के केस में भी क्या कर दिया, बोर्ड्स को आपने अननेसेसरी कर दिया और सीयूईटी एग्ज़ाम एक और कंडक्ट करा दिया। तो बोर्ड ऑप्शनल थोड़ी ना है, मिस तो कर ही नहीं सकते आप उसको, क्योंकि जेई के एग्ज़ाम में भी मिनिमम आपको 75% चाहिए। आप ऐसा तो है नहीं 75% की तैयारी करोगे, तैयारी आप 90% तक की करोगे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन मिस हो जाए। तो अब आपको बोर्ड भी करना है, जेई के एक अटेम्प्ट आपने बढ़ा दिया, फिर बोर्ड वाले बच्चे को सीयूईटी भी करना है, तो 12th ऐसे हो जाता है कि कहाँ जाऊँ। तो ये एक अननेसेसरी जो प्रेशर है वो बढ़ा है, और कितने सारे बच्चे हैं वो तो अब स्कूल जा ही नहीं रहे, पिछले जैसे ही बोर्ड के आपने रेलेवेंस हटाई, डमी स्कूल कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर कोई रेपुटेटेड स्कूल है वहाँ तो बच्चे जा रहे हैं, कोई अच्छी चेन है, बाकी जितने भी स्मॉल टाउन्स में आप जाओगे पेरेंट्स खुद सर्च कर रहे हैं कि कैसे मुझे डमी स्कूल के अंदर मिल जाए। और चॉइस भी क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में 4 से 6 घंटे क्लास चलती है, उस क्लास को रिवाइज भी करने आके तो आपको 6 घंटे और लगाने हैं, तो 10 12 घंटे यहीं हो गए, आप स्कूल जाके क्या करोगे। और स्कूल में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा कि आपका रिवीजन हो जाए। तो ये अपने आप में आप कुछ ऐसी चीज़ बनाते जा रहे हो जिसमें डेफिनेटली अब मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ज़ीरो सम गेम है। ज़ीरो सम गेम मतलब चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या ना हो, वो सीट्स उतनी ही रहनी है। आप तैयारी कराओ ना कराओ वो सीट्स उतनी रहेंगी, ठीक है। फिर शायद फर्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट बना होगा, कोई बच्चा वहाँ गया होगा, वहाँ से सिलेक्शन हुए होंगे, तो बच्चों ने कहा होगा हम पीछे रह गए, हम भी जाएंगे, इस तरीके से ये चीज़ बढ़ी है। तो आई बिलीव यहाँ पे स्पेशली नीट या एसएससी में जो एग्ज़ाम लीक्स हो रहे हैं, यहाँ पे स्टेट को आगे आना चाहिए, और बहुत एग्जीक्यूटेबल सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं जो आप कर सकते हो। पेपर लीक एक ऐसा है, आपने एक 18 साल की उम्र में बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि यार फ्रॉडबाजी पॉसिबल है यहाँ पर, तो उसका ट्रस्ट काफ़ी हिलता है, शेक होता है, वो बहुत कम एज से सोचना स्टार्ट कर देता है क्या यही मेरी डेस्टिनेशन है जहाँ पे मुझे ये चीज़ें बढ़ानी है, या मैं कहीं और वेन्यूज़ को बाहर देखूँ। डमी स्कूल्स का क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है, मतलब वो लोग स्कूल नहीं जाएंगे और वो लोग सिर्फ कोचिंग क्लास जाएंगे? डमी स्कूल अच्छा। का ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो किसी डमी स्कूल के साथ टाई अप कर लेगा, या फिर जो पेरेंट्स हैं वो डायरेक्टली किसी डमी स्कूल के साथ टाई अप कर लेंगे। माय तो गॉड। तो बच्चा कोटा में पढ़ रहा होगा, कोचिंग कर रहा होगा, पर उसकी अटेंडेंस उसके शहर में रोज लग रही होगी। कौन से ग्रेड, कौन से क्लास 11th के 12th नंबर? में ये होता है यहाँ, अच्छा। तो 2 साल। कोई मतलब स्कूल नहीं जाएगा बेसिकली, हाँ, एंड वो बस कोचिंग अटेंडेंस क्लास। लग जाती है, वो टेस्ट देने जाते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम लास्ट में होगा वो देने जाएंगे, बोर्ड एग्जाम हो गया वो देने चले गए, इस तरीके से। तो इजंट दिस लाइक, मतलब इट्स क्वाइट दिस इज अनएथिकल राइट? इलीगल, दिस इज हाँ, नॉट अलाउड, इलीगल बट राइट। दिस इज हैपनिंग ओपनली। तो ओके। सीबीएसई रेड करता है कुछ स्कूल को, पर आप चल रही हैं चीज़ें। गॉट इट। एंड व्हाट डू यू थिंक लाइक आर सम ऑफ द मेजर रीजंस कि स्टूडेंट्स आजकल बहुत ही मतलब डिप्रेशन में सुसाइड वगैरह कमिट कर लेते हैं? एंड मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे बॉम्बे में भी
वन ऑफ द पर्सन वाज डूइंग एमबीए, मतलब वो तो ठीक है नीट की वजह से नहीं था, बट एमबीए में ही वाज सो स्ट्रेस्ड आउट। दिस इज 2 वीक्स बैक का स्टोरी। ही स्टेज इन घाट, यूज्ड टू स्टे इन घाटकोपर, एंड वहाँ पे एमबीए की वजह से इतना इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गया दैट ही वाज नॉट एबल टू मैनेज हिज लाइक एंटायर एकेडमिक्स, एंड ही वाज अंडर द प्रेशर कि मुझे अच्छा करना ही बट नहीं हो पा रहा है मेरे से, बहुत स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे, एंड दैट वाज द रीजन ऑफ लाइक समवन जस्ट कमिटिंग सुसाइड एंड ऑल। लाइक व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ थिंग्स? सबसे पहली चीज़ तो हमें जो ध्यान रखनी है कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से, कई बार नोइंग अननोइंगली भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी, पेरेंट्स आपका हमेशा हित चाहते हैं। इस पृथ्वी पे दो ही लोग हैं जो आपका कभी उल्टे नहीं जाएंगे, वो हैं आपके मदर और आपके फादर। वो कभी भी आपके विरुद्ध, उनका हो सकता है नॉलेज उनको ना हो, पर उनका इंटेंशन कभी खराब नहीं होगा कि मेरा बच्चा खराब कर जाए, मैं ऐसा कुछ प्लान करूं। पर कभी कभी आप यूं उम्मीद का एक पुल बनता जाता है। बच्चों के आजकल प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग, कि मैं बहुत सोचता रहता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ, मैं बहुत एंग्शियस होता हूँ, और इन सब के एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम आए। कभी कभी मुझे लगता है शायद हम लकी रहे कि हमारे टाइम में इतना सोशल मीडिया नहीं आया था। आई एम अहमदाबाद के, अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था तो उसी टाइम न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रखा था कि ऑन एवरेज इंडिया में जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनका वॉच टाइम नॉर्थ ऑफ 4.5 घंटे है। माय गॉड। अब आपको स्कूल भी जाना है, आपको 4.5 घंटे की कोचिंग भी करनी है, आपका 4.5 घंटे का सोशल मीडिया भी है, तो बच्चा कब कर रहा है? अभी मैं सर्वोदय विद्यालय में कोई टीचर थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था अभी बच्चों में क्या डिफरेंस आया पिछले 5 साल में। तो मैम ने कहा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। मैंने कहा क्या? बोले बच्चे जब आते हैं तो यूँ लगता है ये रात को सो के नहीं आए हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ तुम्हारी नाइट शिफ्ट थी क्या? तो वो कहते हैं बच्चे से बता देते हैं मैम मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था और इसलिए मैं टाइम पे सो नहीं पाया। और पेरेंट्स भी क्या है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, छोटे छोटे 1-2 साल के बच्चे दिखेंगे, उनके सामने इतना बड़ा आईपैड लगा रखा होगा जिससे वो खाना खा ले। पुराने ज़माने में लोग टीवी स्टार्ट कर देते, बच्चे इधर उधर ना भागे, अब फ़ोन स्टार्ट कर देते हैं। ये बच्चा जब बड़ा होता है इससे फ़ोन नहीं छूटता, और इसका एवरेज वॉच टाइम 4.5-5 घंटे है। और हमें पेरेंट्स आके बताते हैं कि ये सुबह उठता है, ये वॉशरूम जाएगा तो फ़ोन लेके जाएगा, ये बाहर आएगा तो इसके पास होगा, ये स्कूल लेके जाएगा तो बैग में छुपा के लेके जाएगा, ये रात को वो करेगा। तो है क्या, इट्स लाइक अ ड्रग। वो ड्रग ओपन है मार्केट के अंदर, कंपटीशन। आप सेम मेहनत शायद कहीं और हम कर रहे होते, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी, क्योंकि फियर्स कंपटीशन नहीं था। इंडिया एक ऐसी जगह है, 150 करोड़ की आबादी है, और इसमें से 56 करोड़ जो लोग हैं ये आपकी लगभग वर्किंग पॉपुलेशन है, ये अभी इकोनॉमिक सर्वे में आया है। अब इन 56 करोड़ में से 45% फार्मिंग में, और सिर्फ 28% आपके सर्विस सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग और भी कम है, शायद 11-12% आई बिलीव। किसी भी आप डेवलप्ड इकोनॉमी को अगर देखोगे तो वहाँ सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। इट्स 68%, 70%। आप यूएस सिंगापुर को देखेंगे तो हमारे यहाँ 28% है। और फार्मिंग जो हमारे यहाँ 45% है, वो उन कंट्रीज़ में लेस देन 5% होता है, 2% आपको मिलेगा। तो आने वाले जो 2047 तक की अगर हम बात करें, ये जो 45% पॉपुलेशन भी फार्मिंग में है, ये और कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ये 1/3 तक आपकी पहुंच जाएगी। तो होगा क्या? और ये कम क्यों हो रहे हैं? सिंपल रीज़न, फार्मिंग में उतना पैसा नहीं बन पा रहा। ऐसा नहीं है कि फार्मिंग में पैसा बन नहीं सकता, करने वाले वहाँ भी कर रहे हैं, पर हम एक मास स्केल पे बात करें तो एक तो लो इनकम है, प्लस आपके पास ग्लोबल कंपटीशन है। आप मान लो यहाँ पे कॉर्न उगा रहे हो, यूएसए में कॉर्न और सस्ता उगता है, वो इम्पोर्ट करके आदमी कम प्राइस पे लेगा, तो अब आपको कम पैसा भी मिल रहा है, क्योंकि पहले ज़मीनें बड़ी थी, अब हर सबके 2-2 3-3 बच्चे हो गए, सबके प्लॉट साइज भी छोटे हो गए। यील्ड आप कितनी बढ़ा लोगे? आप कंपटीशन भी ज़्यादा फियर्स कर रहे हो, तो लोग फार्मिंग से निकलेंगे। अब निकल के कहाँ जाएं? तो सबसे बड़ी चीज़ दिखती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और स्पेशली जो बच्चा टीयर 3 टीयर 2 सिटी से आ रहा होता है, वो कहता है कि यार गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, इसके अंदर हम जाएं। मैं वॉज रिसेंटली टॉकिंग टू सम टीचर, तो वो बता रहे थे कि इस बार एसएससी शायद एग्ज़ाम है, उसमें नियर अबाउट 1 करोड़ के टोटल फॉर्म भरे गए हैं, सिलेक्शन 0.45%, आई बिलीव सही बता रहे होंगे। तो मैंने कहा यार क्या इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं? तो ऐसा नंबर सोच के ही आप, और उसमें इंजीनियर्स भी बैठ रहे हैं, पीएचडीज भी बैठ रहे हैं, बीएससी बीए बीकॉम हर तरह का जो बच्चा है उस एग्ज़ाम में अप्लाई कर रहा है। तो आप चाहे गवर्नमेंट, हर क्या सोचता है कि, अब एक ये ऐसी चीज़ है थोड़ी सी, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों बचने से, पर स्टूडेंट को अपने एंड से ये चीज़ पकड़नी चाहिए कि लेट्स टॉक अबाउट, एंड मैं पहले बता दूं, आई एम नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, राइट। मेरे घर में 11 भाई हैं, सब गवर्नमेंट एग्जाम्स में,
कज़न वज़न सब मिला के, all are in government exam. I am the only product who went into the private sector. My father cleared 6 government exams. In fact, like you, he was also all India topper. तो 2 एग्ज़ाम्स उन्होंने क्रैक किए थे जिसमें अंडर 50 रैंक आई थी. तो माय फादर ऑलवेज सेज कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने से आसान कुछ नहीं है दुनिया में. ये सबसे आसान चीज़ है. अब ये आपको कौन आयरनी लग रही होगी, भाई अभी तो कह रहे हो 1 करोड़ लोग हैं और सिर्फ 1% की भी जॉब नहीं लग रही है. बट व्हाट माय फादर सेज, इससे आसान कुछ है ही नहीं. पर बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं. कोई बच्चा है ही नहीं जो 2 से 3 साल तक पढ़े, दिन में 10-11 घंटे की सिटिंग मारे और एक कमरे में अपने आप को लॉक कर ले कि यार जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक नहीं निकले. डेफिनेटली पिछले 10-15 साल में कंपटीशन काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ा है, स्पेशली 2015 के बाद. और कुछ जगह पे जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर आप अगर स्किल कैटेगरी में आओगे उससे कम है, पर क्योंकि कंट्री इंडिया है तो आपको मिलेगा. गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंट्री लेवल पे ज़ीरो सम गेम है, स्किल एग्ज़ाम ग्लोबल लेवल पे ज़ीरो सम गेम है. आप एक TCS विप्रो जैसी कंपनी है, वो दूसरी कंट्रीज़ की नीड फुलफिल कर रही हैं इंडिया में बैठे बैठे. आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हो, मतलब हमारे पास कितने सारे SaaS प्लेटफॉर्म्स भी हैं, चाहे हम फ्रेश वर्क की बात करें, चाहे हम Zoho की बात करें, जो इंडियन बेस्ड हमारे स्टार्टअप्स हैं और ग्लोबली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो सर्विस इज ऑल्सो अ जीरो सम गेम, बट वो ग्लोबल लेवल पे है, तो इंडिया का आदमी बाहर जाके भी जॉब ले सकता है. गवर्नमेंट में क्या है, सारी आबादी अब यहीं लड़ेगी. तो एक स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि अच्छा, एक और इसमें मैं पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगा, बल्कि मैं बताते हुए थोड़ा घबराता हूँ इसको फिर से. आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिलती है. सैलरी कौन देता है? सरकार गवर्नमेंट. देती है. हाँ, गवर्नमेंट. और सरकार के पास वो पैसा कहाँ से आता है? स्टेट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेशन. टैक्सेशन से आता है. नहीं, सारा पैसा टैक्सेशन नहीं आता. पूरे बजट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? डेट का, जो कर्जा आप बाहर से लेते हो. तो 27% जो पैसा है वो आप बाहर IMF से कर्जा ले रहे हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो. टैक्स कितना है? 19% जो इनकम टैक्स है. GST 18% है. कॉर्पोरेट टैक्स 17% है. तो क्या कोई भी स्टेट चाहेगा? फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, A और B में हमें बात करना ही नहीं है, हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा मैं गवर्नमेंट सीट्स बढ़ा दूं? या फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, कोई स्टेट चाहेगा कि मैं बढ़ा दूं, मैं कर्जा लेके और तनख्वाह दूं? फिजिबल नहीं है, आपको और कर्जा उठाना पड़ेगा. तो अब ये 45% फार्मर्स जो हैं, जो अब जॉब मांग रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक होप बन जाता है कि यार मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा. वो बात सही भी है, निकलती भी है. मेरे घर में 11 निकले, मेरे पेरेंट्स निकले, मेरे फोर फादर्स भी आर्मी के अंदर निकले. तो थोड़ा सा मैं झिझकता हूँ, बट द मोर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू हैव, आप देखोगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं. इट इज़ बेटर फॉर द गवर्नमेंट. आप उतने साल होप में बैठे रहोगे. द लेसर चांस यू हैव टू गेट सेलेक्टेड, द बेटर इट इज़ फॉर द स्टेट. क्योंकि आपके पेरेंट्स तो बोल देंगे तुम मेहनत करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे. अमन भैया ने भी पॉडकास्ट में कहा था कि उनके फादर कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू क्रैक. उनका पर्सपेक्टिव है. उन्होंने जिसने 6 क्लियर करे उसे तो यूँ ही लग रहा है कि बैठ के पढ़ाई करेंगे तो निकल जाता है. तो ही इज़ नॉट रॉन्ग. फिर उस बेसिस पे 11 और बच्चे निकल गए तो ही इज़ अगेन नॉट रॉन्ग. और वो सारे बच्चे कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है. ऑल्दो माई ब्रदर्स विल बी वॉचिंग, कहेंगे क्या. माई फादर हैड अ सिंपल रूल, अगर 10वीं में 80% से कम नंबर आए हैं साइंस नहीं मिलेगा. तो काफ़ी तो नाराज़ होते थे, आपने हमें आर्ट्स क्यों दिला दी, हमारा करियर ख़राब कर दिया. आपने कहा, अब उस टाइम माई ब्रदर्स आर ऑल्सो 10-15 ईयर्स ओल्डर देन मी. तो उन सब ने फिर धीरे धीरे जैसे वो ग्रेजुएट हो जाते थे, BA में अपनी कर लेते थे. अब पापा कहते थे अगले 3 साल इस कमरे में बैठना है. ये किताब दे दी. उस टाइम RD शर्मा चलती थी, मैथ्स रीजनिंग इन सब की. इस किताब को आपको 8 से 10 बार निकाल लेना है. फिर जो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये 40-50 प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लेने हैं. और इस बिल्डिंग में, ये फ्लैट है, इसमें रहना है आपको. और इस सोसाइटी के किसी ने भी मुझे बता दिया ना कि तुमने आंख उठा के किसी लड़की की तरफ देखा है तो मैं आंखें निकाल लूँगा. तो कि मतलब आपको बहुत कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, काफ़ी एक स्ट्रिक्टली. और वो 2-3 भाई होते थे, एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं, 7-8 घंटे पढ़ेंगे. वीकली आके फादर पूछते थे कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, सब क्लियर करके. तो दैट्स वाई ही से इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग. सो आई एम नॉट सेइंग गो इनटू अ गवर्नमेंट एग्जाम. व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एग्जाम, पर आपको फैक्ट्स को समझना पड़ेगा कि आबादी कितनी बड़ी है. गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि मास मीडिया इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट. आप पूरी मास मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो.
आप जैसा नरेशन चाहोगे वैसी बॉलीवुड मूवी बन जाएगी, वैसी छोटी मूवीज़ बन जाएंगी, वैसे टीवी शोज़ बन जाएंगे, राइट? तो इधर यू कैन बाय मास मीडिया और यू कैन रेंट मास मीडिया ऑल्सो, राइट? मतलब वी ऑल नो दिस। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा आइडियलाइज हो जाती है। सो आई वुड से पर्सनली अगर मेरा खुद के छोटे भाई बहन होंगे, मैं उन्हें यूँ कहूँगा, यार अपनी काबिलियत देख लो, आप पढ़ने में कितने ठीक हो। ऐसा नहीं है कि 70-80% वाला गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। आई बिलीव मेरे भाइयों ने जब गवर्नमेंट एग्जाम निकाला, मेजोरिटी डिड इन 2010 से 2016 के बीच में। आई बिलीव उस टाइम थोड़ा कंपटीशन फिर भी कम था। आज के दिन कंपटीशन और ज़्यादा फियर्स हो गया है। तो आप आपसे पूछें, क्या मैं वो बच्चा हूँ जो 8 से 10 घंटे पढ़ सकता है अगले 3 साल के लिए? और अगर आंसर येस आता है तो ही आप आगे बढ़ना। अगर आंसर आता है मे बी नॉट, तो आप गलत जगह अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। 25 साल की उम्र में 10th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ के देश का भला कैसे हो रहा है? 25 साल की उम्र में आप 10वीं 12वीं के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उससे देश का भला कैसे हो रहा है? आप कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहे। प्लस साथ में जो बच्चे ने एनसीईआरटीज पढ़ ली, एग्जाम सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अब क्या करें? अब आपके पास क्या स्किल है? तो आपको दोबारा जीरो से कहीं पे जाके 6 महीने साल लगा के कुछ सीखना पड़ेगा। तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, राइट? आई डोंट बिलीव कि एक एग्ज़ाम की तैयारी करके आपको जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है एग्ज़ाम आप क्रैक कर जाते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन जाता है। और ये हमें उस चीज़ से पता चलता है, कितने बच्चे हैं जो जेई मेन क्लियर कर लेते हैं, एनआईटीज़ में हैं, उन सब से आप पूछ के देखो आईआईटी में ना जाने का दुख है क्या? उनको आज क्या, उनको 5 साल बाद भी दुख होता है, क्योंकि हम सारे सेम जर्नी से गए हुए हैं। तो आप एक एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाते, आपके अंदर एक वो आ जाता है कि यार पता नहीं आर वी गुड इनफ और नॉट। तो जो ये वाली कहावत है कि मतलब आप करोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा, मुझे नहीं पता क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। सारी चीज़ तो गूगल पे है। पार्लियामेंट में कितनी सीट्स है, मैं गूगल सर्च कर लूँगा अगर मुझे पॉल साइंस पर। हाँ, पीएसआईआर एक सब्जेक्ट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पर उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ लो रोज़। क्या करंट है पी अफेयर्स एस आपको, आई आर? जी। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, किसी का हो सकता है हिस्ट्री में हो। मैं अगर नेटफ्लिक्स पे जाके कुछ देखता हूँ तो वर्ल्ड वॉर 2 है, जो ब्लैक एंड वाइट को कलर में, मैं उसी को बार बार देखता रहता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। इट्स लाइक आप हिस्ट्री, आपको कुछ, आप क्या उससे ले सकते हो, इट्स अप टू यू। उसमें ये भी दिखता है कि ये मूवी बनाई किस कंट्री ने है। तो अपनी कंट्री को ऐसे दिखाएंगे कि यार यूएसए तो बेचारा, और जापान जापान जो था उसको बहुत एग्रेसिव दिखाएंगे, बम भी गिरा देंगे और उसको ही गंदा भी दिखा देंगे। तो आपको वहां पे फिर से दिखता है कि मास मीडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। आप देखना हमेशा, आप जितनी हॉलीवुड मूवीज देखोगे अब यूं लगता है रशिया में सारे माफियाज बैठे हैं। क्या पता बैठे भी हों, अब कभी हम गए नहीं। बट आप हमेशा, मास मीडिया नरेशन कंट्रोल करता है। तो आई वुड से, मैं एक बार अपने सीए के साथ ही बैठा था, तो मैंने उन्हें कहा देखो यहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखी हैं, क्या ऐसे करा जा सकता है? तो वो मेरे को बोले, अमन आप कभी मेरे पास गूगल का आर्टिकल मत लेकर आना या कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल मत लेकर आना। ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट्स के हैं उनको हम डाउनलोड करके प्रिंट करके फिर पढ़ा करो, क्योंकि मास मीडिया में कुछ भी प्रिंट हो जाता है जो चाहिए होता है। तो बी वेरी अवेयर, बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, एम आई अ गुड स्टूडेंट? और गुड स्टूडेंट की डेफिनेशन ये है, क्या अगले 3 साल में 8 से 10 घंटे लगा के पढ़ सकता हूँ, एंड गिव योर सेल्फ अ सॉलिड डेडलाइन। मेरे पापा जैसे हर बच्चे को ऐसे नहीं कहते थे कि यूपीएससी कर लो। जिस बच्चे का जो लेवल है ना, जिसने 10वीं 12वीं में मार्क्स आए थे, तो माय फादर सेज कि बेटा तुम्हारा लेवल एसएससी एमटीएस जितना है, तुम ये दे दो। तुम्हारा लेवल एसएससी सीजीएल जितना है, तुम थोड़े स्मार्ट लग रहे हो, तुम ये दे दो। अच्छा बेटी, तुम्हारा यूपीएससी जैसा लेवल लग रहा है, तुम ये दे सकते हो, तुम्हारे बोर्ड्स में इससे ठीक मार्क्स आए थे, कॉलेज में भी तुमने ठीक पढ़ाई करी है। फिर कोई भाई होगा उसको भाई करेंगे, आप कांस्टेबल का फॉर्म भर दो, आप पटवारी का फॉर्म भर दो। तो आपको अपने साथ ये भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि मैं कौन सा एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ या किन चीज़ों में मेरे लिए ठीक रहेंगी। आप अगर मास मीडिया ड्रिवन रहोगे तो हो सकता है आप 2-3 साल अपने व्यर्थ कर दो। राइट। मेरे को इतने इतने सारे सवाल आ रहे हैं ना आपके, अभी आंसर का एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं इसमें। तो सबसे पहला है कि आपने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया कि मतलब 1 करोड़ के जॉब्स है, एंड बस मतलब 4-5% आपने बताया कि लोग चले जाते हैं, राइट? सेलेक्ट नहीं, मेरे को टीचर ने बताया हाँ, करेक्ट। 0.45%। अच्छा, 0.4%। 0.45%, ओके। पर आप 2% मान लो, हाँ, दो मोटा परसेंट भी मोटी मान एक लिया, दो तो विच इज़ परसेंट देयर। हाँ। तो इसका सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसमें ये जो जॉब्स है, तो इनकी क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या क्या सैलरी रेंजेस क्या होती है ये सारे जॉब्स ये की? इनकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है।
बट फिर भी जितना मुझे अपने फैमिली मेम्बर से पता है, इनके ग्रेड ए होते हैं, ग्रेड ए जॉब, ग्रेड बी जॉब, ग्रेड सी जॉब, ग्रेड डी जॉब, और आपके ग्रेड के हिसाब से आपके सैलरी पैकेजेस होते हैं। तो आपका ठीक ग्रेड है तो आपका अच्छी तनख्वाह हो जाएगी, 50,000 ऑनवर्ड, 70,000 प्लस, 80,000 प्लस, प्लस आपके पर्क्स हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट एग्जाम टू गवर्नमेंट एग्जाम हो सकता है, इससे ऊपर भी पैकेजेस। कूल। एंड आपने इनफैक्ट वो भी एक पॉइंट बताया ना कि कैसे स्टूडेंट्स में चेंज आया 5 इयर्स में। एक टीचर ने बताया कि ओके तो सो नींद कम हो गई है एंड ऑल। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक व्हेन आई वाज आल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम माय फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, तो एक बच्चा बहुत रो रहा था फ्लाइट में, एंड उसको चुप करवाने के लिए उसके मॉम ने बस आईपैड दे दिया एंड बता दिया कि ये देख अभी अगले 2 घंटे के लिए, एंड लाइक ही वाज लाइक वाइल हैविंग फूड वाइल ईटिंग एंड ऑल, लाइक वो अभी पूरा लाइक थमा दिया था, एंड दैट वाज लाइक द रीजन कि ओके इससे चुप तो भी बैठ जाएगा। तो अभी ये मेरे को लग रहा है बहुत ट्रेंड हो गया है पेरेंट्स का कि मेरे जहाँ पर फादर वहाँ पे ये होते दे तो देते कहते कि देखते हैं इसमें कितना दम है, कितना रो सकता है। हैं। एक बार रोएगा, 2 बार रोएगा, फिर से पता चल जाएगा रो के कुछ मिलता नहीं है। हाँ, आई आई थिंक वो थोड़ा चेंज होना चाहिए ना पेरेंट्स के अपब्रिंगिंग में इन देयर चिल्ड्रन। देखो, अल्कोहल से हमने बच्चे को बचाया, सिगरेट से आप बच्चे को बचा रहे हैं। आई बिलीव आप हमेशा बच्चे को नहीं रोक सकते, पर एटलीस्ट 18 साल की उम्र तक, जब तक वो स्कूल में है, आपको उसका सोशल मीडिया ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप उसे यूँ समझो कि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो आपने अपने बच्चे के हाथ में दे दिया। समझ रहे हो, वो मतलब बहुत डिग्रेड कर देगा उस चीज़ को। तो आपको उसे मतलब देना ही नहीं है, फ़ोन यूज़ करना है। तो अगर वो कुछ ऑनलाइन पढ़ भी रहा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो मैं क्यों किसी बच्चे को पीछे रखूँ। हो सकता है कोई बच्चा बिहार में, यूपी में किसी जगह पे हो जहाँ अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ना, ऑनलाइन उसे अच्छा रिसोर्स मिल रहा हो, आप टीवी में दिखाओ। मैं तो कहता हूँ उसके पेरेंट्स हैं, वो इंटरनेट से जो भी कोर्स है या जो भी है वो लेक्चर्स डाउनलोड कर लो एक पेन ड्राइव में, वो पेन ड्राइव लो, और आजकल स्मार्ट टीवी आते हैं, उन स्मार्ट टीवी के पीछे पेन ड्राइव लगाओ, और बच्चे को कहो बेटा ये फोल्डर वाइज नीचे जाना, और जो लेक्चर देखना टंग करके, छोटी स्क्रीन में क्यों बेटा, बड़ी स्क्रीन में देखो, और है ना आवाज़ लाउड करके देखो, हमें भी पता चले आप पढ़ रहे हो। क्योंकि स्क्रीन आजकल ऐसे स्वाइप होती हैं, लेफ्ट ऐसे स्वाइप राइट। तो मतलब पेरेंट्स क्या यूँ सोचते हैं पता नहीं फ़ोन के अंदर ही नेक्स्ट सक्सेस छुपी हो, तो वो फ़ोन उससे दूर भी नहीं रखना चाह रहे। पर है क्या, दोबारा एक्सट्रीम, जो सक्सेस पाने वाले वो कॉलेज में पा लेगा, जिसको पानी होगी वो कॉलेज में 4 साल एक्सप्लोर कर लेगा, 3 साल कर लेगा, 12वीं तक आप उसे कंट्रोल करें। एंड इसमें फिर 12वीं के बाद लाइक आपने पॉडकास्ट में भी एक बताया था लास्ट टाइम संदीप माहेश्वरी के पॉडकास्ट में कि 18 तक यूजुअली जो डिसीजंस होते हैं चिल्ड्रन के वो पेरेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं, हम्म। एंड 18 के बाद जो डिसीजंस होते हैं वो चिल्ड्रन आर मैच्योर्ड इनफ टू हाँ टेक दोज हाँ। डिसीजंस। सो लाइक विच इज़ ऑल्सो लाइक वन ऑफ द रीजंस कि ओके 18 तक, मतलब 18 हम्म। तक यू आर सेइंग कि रेस्ट्रिक्ट कर लो सोशल मीडिया, एंड उसके बाद लाइक जो करना है क्योंकि कर सकते। 18 तक आपका उतना एक्सपोजर नहीं है। हाँ, आप फ़ोन पे बैठो तो आप दुनिया भर का एक्सपोजर ले सकते हो, पर वैसे अगर हम यूजुअली बात करें 18 तक आप स्कूल में रहे या कोचिंग गए, आपको बाहर के वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं है। पर जैसे ही आप कॉलेज में आते हो, अब आपको सब करियर के बारे में ही बात करते हुए दिखेंगे। कोई कहेगा मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, कोई कहेगा मैं इसमें जा रहा हूँ, कोई कहेगा मैं इसमें जा रहा हूँ, तो आपका भी माइंड ब्रॉड होता है। अब आप 10th 11th 12th में कुछ भी आप देख लें, हाँ, आप उस फील्ड में जा ही नहीं पाओगे। आपको हाँ 2 4 चीज़ें पेरेंट्स को अवेयर होनी चाहिए, आई फील, कि भाई बाहर के फॉरेन एग्जाम्स भी होते हैं, कई सारी बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप बच्चे को चाहें तो भेज सकते हैं। ऑल्दो अभी मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े रिसेशन की वजह से डाउन चल रहे हैं, पर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। और कई सारे और एग्ज़ाम भी हैं, जैसे पायलट एग्ज़ाम के बारे में कई बच्चों को पहले नहीं पता होता था, आजकल कई वैकेंसी निकल रही हैं, नए एयरप्लेन्स आ रहे हैं क्योंकि। तो मैं तो एक जिन मैम से मैं बात कर रहा था सर्वोदय की 2 3 दिन पहले, तो उनकी बच्ची पायलट बनी। तो मैंने कहा बढ़िया कर दिया आपने, क्योंकि नीट में वो बच्चा कब तक पढ़ता। उन्होंने कहा 80 लाख रुपीज़ हमारे लगे, आप नीट करा लो बच्चे से कॉलेज में, वही 80 लाख रुपए कॉलेज को आपको देने। तो इससे अच्छा आपने पायलट जॉब में दे दिए। बच्ची का पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अब जिस बच्चे का पढ़ने में मान लो उतना हाई फाई इंटरेस्ट नहीं है ना, उसके पेरेंट्स ने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया, उनके लिए डेफिनेटली वो हैवी रहा, पर अब बच्ची बहुत खुश है, वो एंजॉय कर रही है। तो आई गेस इंटरनेट है तो पेरेंट्स को इंटरनेट यूज़ करना चाहिए, और फिर अपने बच्चे के लिए एक वायबल आप डायरेक्शन देखें, या फिर कुछ अच्छे 2 4, जैसे मान लो आप कल को एक सीनियर सीए बन जाओ, तो पेरेंट्स आपसे आके पूछ लें, अपने फ्रेंड रिश्तेदार में पूछें कि क्या क्या है, खुद 5 6 महीने का एक्सप्लोरेशन करें, फिर बच्चे को इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी देखते हुए सही डायरेक्शन में भेजें। एंड ऐसे कौन से हैबिट्स है जो स्टूडेंट्स को अभी से इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिससे वो मतलब स्टडीज़ पे और मतलब उनके करियर पे एकदम ऐसे फोकस्ड रह सके। सबसे मेरा व्यू पॉइंट इसमें है कि आई गेस आपका लाइफ में सबसे पहले बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, जिसको हम इंडिया में संस्कार भी कह देते हैं, कि आपका व्यवहार अगर अच्छा होगा वो आपका नींव है।
अब उसके बाद ऊपर वाली चीज़ों के ऊपर आते हैं कि जो आपकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो आप व्यवहार ठीक रखें, किसी का नुकसान करने की चीज़ आप ना रखें, आप सोचें कि मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ और अपना काम करें। गॉट इट। ये एक्चुअली काफ़ी सही आपने, अगेन आई रिलेट टू दिस एग्जांपल, आपने बोला था इंसान दो हम्म तरीके से ग्रो कर सकता है, हम्म या तो खुद की इमारत बना के, हम्म या तो जो भी इमारत हम्म, बनी है उनको तोड़ के। हाँ तो जो फर्स्ट वाला वर्जन हाँ है दैट इज़ अ बेटर वर्जन रादर हाँ। देन लाइक मैं द इसमें सेकेंड वन। एक मॉडिफाई और कर देता हूँ हाँ। मेरी लर्निंग्स के हिसाब से। व्हेन यू आर अ स्टूडेंट जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। हम्म। ठीक है, बाकियों का देख लो क्या कर रहे हैं, मतलब हम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते वक्त कभी कभी आप अगर किसी, कभी कभी होता है हाईवे में हो, आप पीछे वाली गाड़ी से रेस कर रहे हो, तो आप पीछे वाले सामने शीशे में देखते हो कि यार कहाँ वो है। आप कभी उसको लीड दे ही नहीं पाओगे, बहुत पीछे नहीं छोड़ पाओगे, हमेशा आप दोनों पास पास में ही रहोगे। मैंने नोटिस हम्म। किया है मल्टीपल टाइम्स, रोड जो है ना, इट टेल्स अ लॉट अबाउट लाइफ। अब सारे किसी दिन और बात करेंगे। आप उसको भूल जाओ, आप अपनी गाड़ी चलाओ अच्छे से, आपको हम्म। 10 मिनट बाद वो व्यक्ति दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया, आप आगे बढ़ गए। बट वेन यू आर इन बिजनेस, वॉट आई केम टू नो इज, आप अपने खुद की इमारत बनाते रहो, दूसरों की इमारतें मत तोड़ो, पर हो सकता है कोई आपकी इमारत नीचे से तोड़ने आए। हम्म। तो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि भाई ये चीज़ ना हो रही हो, एंड इफ समबडी इज डूइंग टू यू देन डू डबल टू देम। तब उस केस में आपको, तो बट दैट इज अ डिफरेंट लर्निंग। बट एज अ स्टूडेंट टिल द एज ऑफ 18-20 आई गेस, आप अपने ऊपर फोकस करें और आगे भी बढ़ के खुद आप कभी किसी को पोक ना करें, आप अपने ऊपर एनर्जी डालो, आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे। राइट। इसमें आपने एक पॉइंट बताया कॉलेज फीस का, जैसे आपने बोला 80 लाख रुपीज़ कॉलेज फीस को देनी अब पड़ेगी। मेडिकल हाँ, में मेडिकल ज़्यादा में भी चले उतना है। जाते हैं। एंड एक ये भी ना, मतलब एक क्वेश्चन इज मोर टुवर्ड्स द आर ओ आई परस्पेक्टिव, रिटर्न ऑन हम्म इन्वेस्टमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो बीकॉम वाले, कॉमर्स वाले भी है। हम्म जैसे अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एस आर सी सी, हंसराज वगैरह, तो उनकी फीस होती है 30,000 पर एनम, चालीस हम्म हज़ार पर एनम। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की होगी 4-5 लाख रुपीज़ पर एनम। हम्म तो द पॉइंट हियर इज अगेन कि अभी जैसे बहुत ज़्यादा ये हो गया है, लाइक देयर इज अ डिस्पैरिटी इन द फीस वर्सेज द आर ओ आई, बिकॉज एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे अंडर ग्रेड्स में तो प्लेसमेंट्स तो मतलब पूरे होते ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। फिर लोग एमबीए के लिए चले जाते हैं मास्टर्स करने की, ओके चलो और 25 लाख और स्पेंड कर देते ताकि 35 लाख की नौकरी मिल जाए हम्म आईआईएम अहमदाबाद में। तो माय क्वेश्चन हियर इज कि कैसे मतलब इसको टैकल करें कि कितना पैसा कौन से कॉलेज को दे, उसका आरओआई कितना होगा, कब तक एजुकेशन कंटिन्यू करे, हम्म। एंड कब तक मतलब ये खत्म कब होगा ये सब खेल। मैं बता देता हूँ, अगर आप पिछले 20 साल में देखोगे, तो चाहे आप आईआईटीज़ की फ़ीस देखो, आप चाहे आईएम्स की फ़ीस देखो, जितने दर पे महंगाई बढ़ी है, जैसे इन्फ्लेशन को अगर हम 6% बोल दें, आरबीआई तो 4 ± 2 कहता है, पर आप 6 मान लो, कॉलेज की फ़ीस उससे बहुत हाई रेट पे बढ़ी है। तो महंगाई से बहुत ज़्यादा, मेरे को आज भी याद है, मैं जिस कॉलेज में था मेरे सीनियर फीस देते थे 50,000 रुपये, जस्ट 1-2 साल सीनियर। मैंने फ़ीस दी है 96,000। मेरे बाद के जो जूनियर्स आए हैं उन्होंने फ़ीस दी है 1.25 लाख, और आज उसी कॉलेज की फ़ीस 1.5 से 2 लाख के बीच में जा रही है। तो ना टीचर्स बदले ना मेरा कैंपस बड़ा हुआ, कोई साइज़ में कुछ और चीज़ें हो गई, राइट। तो पर वो फीस बढ़े जा रही है, एंड माइन इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज, अब यूनिवर्सिटी बन गई वो। तो प्राइवेट के अंदर भी जो ऊपर के 120 कॉलेजेस हैं, 100 से 120 इंजीनियरिंग के अंदर, इनकी फ़ीस बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि 60-70 तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो जाते हैं, वो तो अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। पर एट द से पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या है, बच्चे 1,000 होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 1,000 बच्चे हैं, और आप हर साल का अगर मान लो 3 लाख रुपए की फ़ीस हो गई, तो आई गेस 30 करोड़ बनेगा नंबर। तो कॉलेज को रन करने के लिए 30 करोड़ कोई बड़ा नंबर नहीं है। आपको 150 एकड़ का कैंपस है, आपको टीचर्स की फीस देनी है, आप कुछ पॉजिटिव बना गए तो हो सकता है आप कुछ नए कोर्सेज लेकर आ जाओ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 800 बच्चे होते हैं, 1,000 बच्चे होते हैं, एक लिमिट लग गई, राइट। बिट्स पिलानी के अंदर भी एक लिमिट है, 1,000 बच्चे से ऊपर वो नहीं लेते। 3 कैंपसेज उन्होंने लगा दिए, पर हर कैंपस में 1,000 बच्चे ले रहे हैं। देयर आर सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चा 40,000 50,000 है, हर ईयर के अंदर 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, और फीस जो है वो बिट्स पिलानी से ऊपर जा रही है। क्योंकि अब तुम्हारा 70 कॉलेजेस में एडमिशन हुआ नहीं, बिट्स में भी नहीं हुआ, अब कहाँ जाओगे, अब हमारे पास आओ। और वो गलत भी नहीं है। वो तो मार्क देखो, एक व्यक्ति जो उद्योग करने आया है, ठीक है, जो बिजनेस करने आया है, वो अपने मार्केट्स के हिसाब से चल रहा है। बट द थिंग इज, क्योंकि टैग चाहिए, उसके बाद 2 4 5 10 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब की फीस आपको बहुत हाई, तो ऊपर के 120 कॉलेजेस हमेशा फीस हाई रखेंगे। पर टोटल कॉलेजेस 4,000 बताते हैं, 4 साढ़े 4 हज़ार आई बिलीव। उनका रेलिवेंस हटेगा आने वाले टाइम में। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, कंपनीज काफ़ी सारा अपना खुद का ऑफ कैंपस ड्राइव कर रही हैं, और एक ऐसी चीज़ आ देखो,
कंपनी को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि आपने बीटेक में क्या पढ़ा, क्योंकि बीटेक में जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है और जो पूछा जा रहा है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लेसमेंट के लिए आपको फिर से अलग से तैयारी करनी पड़ रही है। बीटेक को तो बस रेज्यूमे फिल्टर करने के लिए देखा जा रहा है, और कॉलेज के आगे अगर आपका टैग है तो थोड़ा और अच्छे से फिल्टर हो जाओगे या ऑन कैंपस मिल जाएगी। इससे ज़्यादा रेलिवेंस कॉलेज का नहीं है। इस बात के बंदा 15 से 25 लाख रुपए देता है प्राइवेट के अंदर जाके इंजीनियरिंग में। तो जब उसे दिखेगा कि यार 120 के बाद जो कॉलेजेस हैं, अब एक का कॉलेज का नाम है महेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक का है नरेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब रिक्रूटर को पता ही नहीं महेश और नरेश में डिफरेंस क्या है, तो बच्चा सोचेगा मैं क्यों 5-10 लाख भी रोक मैं क्यों लगाऊं यहाँ पे, मुझे कोई सस्ती चीज़ मिल जाए, मेरा 3-4 लाख में डिग्री हो और मैं अपना पढ़ाई ऑनलाइन करूँ या कैसे करूँ, कुछ सिस्टम बने। तो इसमें एक बात बताओ, लाइक जैसे इंजीनियरिंग में अभी इतना पैसा भी अगर भरते प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो कितना लाइक आरओआई के हिसाब से, मतलब देखो इज इट आरओआई जस्टिफाइड? सिर्फ आप सैलरी में मत देखो। जैसे मान लो टॉप 120 कॉलेजेस जो है ना, आप हाँ मान लो शादी के रिश्ते के ले जाते हो आप, कोई हाँ। कहता है बच्चा आईआईटी से है, बच्चा बिट्स का है, क्रेडिबिलिटी बन जाती है। अब उसका आप क्या आरओआई देखोगे। पर हाँ, जैसे ही आप 120 ऑनवर्ड्स कॉलेजेस की हम बात करते हैं, या 100 ऑनवर्ड्स भी आप कह सकते हो, मतलब वो चीज़ मैं बता रहा हूँ 10-15 ईयर्स में इट विल टेक टाइम। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब कोचिंग करी थी अपने टाइम में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स की, मेरे को 20,000 रुपये देने पड़े थे, या 20 से 25,000 रुपये के बीच में फ़ीस थी। जो श्रद्धा मैम हैं उन्होंने 2 लिए थे, डीएस एंड वेब डेवलपमेंट, टोटल फीस 45,000 थी। आज के दिन वो प्लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते या ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में बेटर सोल्यूशन आ चुके हैं। जो चीज़ 50,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए में पढ़ाई जाती थी, आज के दिन वो चीज़ आपको 2, 4, 5 हज़ार में मिल जाती है। तो आया ना 5 साल के अंदर चेंज। आप 10-15 साल और दो, आपको दिखेंगे जो कॉलेजेस हैं इनकी भी रेलिवेंस उतनी नहीं रहेगी, या फिर वो उतनी फीस डिमांड नहीं कर पाएंगे। पीपल विल लुक फॉर बेटर सॉल्यूशन जहाँ पे उनकी फीस कम लगे। और अभी एवरेज प्लेसमेंट्स और जॉब्स कितनी, लाइक सबको तो नहीं मिलती होगी, यानी कि हाँ, वो स्टैटिस्टिक्स पता है आपको, पंद्रह कितने लाख पंद्रह परसेंटेज को लाख मिलते हैं? इंजीनियर्स क्वालिफाई करते हैं, 2.5 लाख लोगों की जॉब लगती है, और उनमें से 2% लोग हैं जिनकी 8 लाख से ऊपर जॉब लगती है। माय गॉड। तो इवन इफ़ यू आर गेटिंग सपोज आपको अमेजोन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 40 लाख का पैकेज मिला, आजकल ज़्यादा मिलता है, 50-60 का मिलता है। तो उस 40 लाख के पैकेज में से भी आपका जो बेस होगा वो 15 या 17 लाख होगा। बचे हुए 25 लाख आपके स्टॉक्स हैं, विच आर गुड, क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी है, पर वो मिलेंगे 4 साल में। तो आपका फर्स्ट ईयर पैकेज क्या है? 40 LP ऑन पेपर। सेकेंड ईयर आपका पैकेज क्या है? 16, 17, 18 लाख जो भी है। तो वो बताने में अच्छा है, पर आपका ऑन ग्राउंड 17-18 लाख है। वो 25 लाख को वैसे आप डिवाइड कर लो हर 4 साल के हिसाब से, तो आपका 5-6 और बढ़ गया। तो आप यूँ मान सकते हो कि आपका 22-23 के करीबन पैकेज, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पैकेज फॉर अ फ्रेशर। राइट। क्योंकि वहाँ पे आपकी स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है कि चलो ठीक है एक बार मेहनत करके घुस गए, अब बस जो जैसे सरकार बढ़ाएगी बढ़े। आप में काबिलियत है, आप 20%, 30%, 50%, इवन अबव इंक्रीमेंट आपके मिल सकते हैं। ये सीटीसी वर्सेस इनहैंड सैलरी मेरे को एक अलग ही स्कैम जैसे लगता है, बिकॉज मैं एक बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता नहीं होगा शायद। एक कंपनी थी जो आईआईएम कैलकाटा में आई थी, 80 lakhs पर एनम सीटीसी बोला था, मतलब। और ये अफ्रीकन बेस्ड कंपनी थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि किडनैपिंग वगैरह काफ़ी कॉमन है वहाँ पे। तो 80 lakhs पर एनम में से 40 lakhs फिक्स था। 40 lakhs वॉज द किडनैपिंग इंश्योरेंस। अच्छा। मतलब अगर आप वहाँ पे किडनैप होते हो, तो हाँ। अगर आपको मतलब रैंसम कोई मांग रहा है, तो हम आपको बेयर कर लेंगे 40 लाख रुपए। मतलब ये उन्होंने सीटीसी में डाल दिया, और 80 lakhs पर एनम करके ऐसे सीटीसी दिखा दिया था। तो लिस्टेड कंपनी है, वो स्टॉक्स देती है, समझ में आता है। जो अगर स्टार्टअप हैं उन स्टॉक्स की वैल्यू हो भी सकती है, पर मेजॉरिटी केसेस में नहीं बन पाएगी। तो वहाँ पे आप हमेशा देखें कि आपका बेस सैलरी क्या है। आप बेसिकली कैश में देखें कि क्या मेरे को मंथली मिल रहा होगा। आपकी लिस्टेड कंपनी है, वहाँ पे स्टॉक्स की वैल्यू होती है, क्योंकि आप उन स्टॉक्स को कल को बेच के बिल्कुल कैश ले सकते हो। हम्म। व्हाट डू कंपनीज वांट? टू थिंग्स। ए प्लेयर नहीं, ए प्लस प्लेयर। जो ऑन कैंपस आ रही है उसे ए नहीं, ए प्लस प्लेयर चाहिए। और दूसरा, थोड़ा सस्ते में, अफोर्डेबल में मिल जाए। पर जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो पैसे को भी एक बार नज़रअंदाज कर देंगी। वो कहेंगी कैंडिडेट ए नहीं, ए प्लस चाहिए। वो कब मिलेगा? जब सबसे पहले आएंगे हम हायरिंग के लिए। इसलिए कभी भी जो प्लेसमेंट सेल है वो कंपनी को ये नहीं बताता आप पहली कंपनी हो या 10वीं कंपनी हो जो लिस्ट करना है, क्योंकि पहली कंपनी सबसे अच्छे टैलेंट को उठा ले जाएगी। तो कंपनीज वांट कि बेस्ट टैलेंट मेरे पास आए, तो वो सीटीसी बड़ा दिखे। अब मान लो आप 15 लाख का बेस दे रहे हो, अगला भी 15 लाख का बेस दे रहा है, पर या 13 लाख का बेस दे रहा है, पर टोटल सीटीसी 24 दिखा रहा है। अब वो दूर से अच्छी दिखती है, हम्म। तो कहे नहीं नहीं हम भी दे रहे हैं, ऐसी क्या बात। तो वो भी बढ़ा देंगे।
हमारे इसमें सीए के कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं ना, हाँ। तो उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने भी होते हैं, हम्म। ओएनजीसी, आईओसीएल, हम्म। बीपीसीएल, हम्म। गेल, तो वहाँ पे 22 लाख पर एनम के पैकेजेस होते हैं। हम्म। और हम जब बात करते हैं ना हम्म। सब हमारे सीनियर्स वगैरह से, हम्म। तो पता चलता है कि इन हैंड 60,000 पर मंथ ही आ रहा है, सब काटने के बाद। हम्म। मतलब टैक्सेस भी हो हम्म। गया, सारे अलाउंसेस वगैरह भी हो गए, हम्म। इतने सारे अलाउंसेस है, वाईफाई अलाउंस, हम्म। लैपटॉप अलाउंस, तो हम्म। वो सब काटने के बाद तो उनको पहले एक पता चलता है कि ये इन्फ्लेटेड नंबर अभी, मतलब मार्केट में पता चल गया कि ओके 20-22 सीटीसी है, मतलब तुम लोग इन हैंड कम ही हम्म। एक्सपेक्ट करो। एंड आई थिंक नाउ स्टूडेंट्स हैव रियलाइज कि हाँ, इन हैंड देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटीसी देखने से ज़्यादा, अदरवाइज तुमको मतलब देखो पता ही नहीं आपको चलता। इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स मिलेंगी कि हम्म। भाई आप है ना, जब आपको कोई ऐसे सीटीसी दे तो आप नेगोशिएट करो। यू कैनॉट नेगोशिएट इन इंडिया। वो लाइन में आपके पीछे 25 और खड़े हैं, करो नेगोशिएट, वो दूसरा कहेंगे कहेंगे ये तो हम्बल ही नहीं है, ये तो हाँ। अनटिल अनलेस यू आर एक्सेप्शनली गुड एंड कंपनी इज रनिंग बिहाइंड यू, मुझे ये कैंडिडेट चाहिए, तब तो आपकी मुंह बोली आपको मिलेगी। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट करा ठीक है, पर रील में जितना दिखाया जाता है ना, आप ओवर स्मार्ट करके उसको कर दोगे। वो 100 इंटरव्यू ले चुके हैं आपसे पहले, वो कहेंगे चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं नेक्स्ट। तो जहाँ पे आपको सप्लाई डिमांड का देखना है, सप्लाई ज़्यादा है, आप नेगोशिएट कर ही नहीं पाओगे। यस बट कंपनीज जो टॉप कंपनीज हैं दे वांट नॉट ए, दे वांट ए प्लस प्लेयर्स। हम्म। तो इसलिए वो कैंपस में जल्दी आना चाहती हैं, इसलिए वो टॉप कॉलेजेस को ट्रैक कर रही होती हैं। और आपने आईआईएम का आरओआई जैसे पूछा, यस एमबीए मैंने नहीं किया बट वी क्रिएटेड अ बूटस्ट्रैप बिजनेस राइट, पर आईआईएम के टैग की वैल्यू है। अपडेट, अब मैं कैसे झूठ बोल दूं। आप देखो, आप मार्केट के अंदर जाओगे, बच्चा क्यों उसके लिए पागल हो रहे हैं, बच्चे क्यों आईआईटी के टैग के लिए पागल हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सब हो, पर जो वैल्यू है वो है। हम्म। अब आप रील में कूल बनने के लिए, अब जैसे मैं ये चीज़ बोलूंगा तो इस पर मुझे हेट मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो बात बोल दूंगा जो मासेस को पसंद आए। नहीं नहीं, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, इस तरफ रेस में भागना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप में काबिलियत है तो बिल्कुल भागो। किसी बच्चे में काबिलियत है, अच्छा पढ़ रहा है और उसे है कि यार मैं ये चीज़ निकाल जाऊंगा, तो आप 12वीं तक अपने बच्चे को मेहनत कराओ। इट्स ऑल अबाउट द हंगर एंड पैशन, यस। जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बच्चा उसको। पूछता है 10वीं में, पेरेंट्स ने कहा बस 10वीं का बोर्ड है, 12वीं में कहा सिर्फ 12वीं तक पढ़ लो, कॉलेज में कहा सिर्फ कॉलेज तक पढ़ लो, अब कह रहे हैं जॉब अच्छी कर लो, एमबीए कर लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, गलत कुछ नहीं कह रहे। आप अपने 20s के अंदर आई बिलीव, देखो हर एक की अपनी अपनी एक चाह होती है डिफरेंट। किसी की चाह हो सकती है कि मैं पीस सीख करूं, मैं शांति में जाके बैठूं। आप बिल्कुल वो करें अगर आप वो करना चाहते हैं। किसी का हो सकता है कि नहीं यार, मैं तो ग्रोथ चाहता हूँ, लर्निंग चाहता हूँ और ग्रोथ चाहता हूँ। किसी ने एक बार मेरे से एनआईटी सूरत में पूछा था, भैया व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। मैंने कहा बहुत भारी क्वेश्चन हो गया। मैंने ऐसे ही बैठा था, मैंने कहा ये देखो ये पेड़ खड़ा है यहाँ पे साइड में, अब मैं इस पेड़ से जाके पूछूं व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ लाइफ, मे भी इसको भी नहीं पता क्या पर्पज़ है। पर मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये कि ये हर साल ग्रो होता है, हर सीजन में ये अपनी पत्तियां बदलता है, अडेप्ट होता है टाइम के हिसाब से, और यही इसका पर्पज़ है। मुझे नहीं पता व्हाट इज़ माई रोल इन दिस यूनिवर्स, बट आई नो व्हाट कैन आई डू। एवोल्यूशन से मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आया, द नेक्स्ट जनरेशन विल लिव अ बेटर लाइफ देन अस इन जनरल। ऊपर ऊपर से देखोगे हो सकता है किसी इंडिविजुअल के केस में डिटोरिएट हो जाए, पर मेजोरिटी केस में मेरे फादर्स के पास कम अपॉर्चुनिटी थी जॉब की, मेरे पास ज़्यादा है। आपके ग्रैंडफादर के पास कम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी जॉब की, आपके पास है, हाँ। चीज़ें बढ़ी हैं। हमारे पास तो एसी है। आई गेस पहले तो शायद राजा महाराजा के पास ही होती होगी ठंडी हवेलियाँ बहुत ज़्यादा, एसी तो किसी के पास था ही नहीं। अब तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें टीवी में देख लेते हो जो शायद पहले सिर्फ राजा महाराजा भी इंजॉय नहीं कर पाते थे। तो एवरीबडी हैज़ नाउ मोर रिसोर्सेज टू एंजॉय, मोर अपॉर्चुनिटीज टू सीज ऑन। बट येस यू हैव टू वर्क अपॉन इट। जैसे पापा ने कहा, गवर्नमेंट एग्जाम इज वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग यू कैन क्रैक, पर 2 से 3 साल पढ़ना पड़ेगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट एग्जाम। आई होप आपने वीडियो शुरुआत में देखा हो और पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो 3 साल बैठ के आप 8 से 10 घंटे अगर लगा सकते हो तो अपनी कैपेबिलिटी देखो, ऑनेस्टी देखो और उस चीज़ में लग जाओ। मैनी पेरेंट्स कम टू मी एंड दे से कि हमारा बच्चा है वो या तो इलॉन मस्क की बनना चाहता है, उससे नीचे कुछ काम नहीं करना चाह रहा। तो ये एक बड़ी चीज़ आ रही है। हो क्या रहा है, आप सोशल मीडिया पे उन लोगों को देख रहे हो जो कि हाईली सक्सेसफुल हैं अपनी अपनी कैटेगरी में, और कई बार तो वो आपसे डबल या ट्रिपल एज के हैं, और आपको फोमो आ रहा है कि कहीं मैं तो पीछे नहीं हूँ। फोमो आना ठीक है, आना चाहिए, आप भी ज़्यादा मेहनत करोगे। मान लो मैं किसी को देखूंगा तो मेरा होगा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, पॉजिटिव वे में देखो मैं क्या कर सकता हूँ। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है कह रहे हो नहीं नहीं ये तो मैं नहीं लूँगा, मैं तो सीधा बताओ वहाँ तक कौन सी लिफ्ट जाती है। वो शायद एक रॉन्ग अप्रोच रहेगी। आप पहले देखो मेजॉरिटी व्हाट इज़ द बेस्ट
एज टू बिग ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सबसे ज़्यादा किस एज में होते हैं? 36 37। यूएस के अंदर सर्वे हुआ कि कौन से बिजनेसेस, कौन से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बिजनेस बनाए और काफ़ी लंबे टाइम तक उन्हें स्टेबल रखा। एवरेज एज जो आई थी उस एंटरप्रेन्योर की, इट वाज 40, एंड इन टेक इट वाज 42। टेक में और 2 साल ज़्यादा। तो यस, यू सी सक्सेस स्टोरीज की यंग होंगे, कोई देखेगा तो कहेगा भाई अमन भैया आप भी तो यंग हो, आप कैसे बोल सकते हो ये चीज़? तो मैं कहूँगा आप यूपीएससी का एग्जाम में देखना, वो स्टोरी हमेशा वायरल होगी, कैसे रिक्शा वाले के बच्चे ने यूपीएससी क्रैक किया। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम एंड वाली स्टोरी वायरल होगी। आपको मेरे बारे में पता होगा, पर कितने 40 ईयर्स के एज में हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनकी स्टोरी उतनी बड़ी नहीं, क्योंकि उस एज में तो कर ही लेते होंगे लोग, ऐसा माना जाता है। तो आप अपने आप को एक समय दो, ठीक है, कि ठीक है यार जॉब मैं करने जा रहा हूँ। अ गुड एम्प्लॉय विल बिकम अ गुड एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉय को अब सब पता है कि यार मेरे बॉस की कौन सी चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। आप जब एम्प्लॉयर बनो, उन सारी चीज़ों को बेटर कर लो, राइट? एवोल्यूशन में मैं एक बार अपने टेनिस टीचर के साथ बैठा था, मिस्टर अरुण जी। इंडियन नेशनल टीम को भी उन्होंने कोच किया है लॉन टेनिस में। तो वो मुझे कह रहे थे, अमन 4 प्रकार के लोग होते हैं पृथ्वी पे। पहला वो जो सिर्फ खुद के लिए खाते हैं, खुद का पेट भर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में लोग आते हैं जो खुद का और अपने परिवार का पेट भर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो खुद का, अपने परिवार का और आस पड़ोस के थोड़े बहुत दोस्त हो गए, कस्बा हो गया, उसके लिए काम कर लेंगे। और चौथे होते हैं जो खुद का, कस्बे का और ग्लोबली जितने उनके लोग में टच आते हैं उन सब की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं। तो जो नेचर है ना, वो ये जो फोर्थ कैटेगरी वाला व्यक्ति है, इसके पीछे लग जाता है ताकत लगा के। नेचर कहता है मुझे एवोल्यूशन कराना है। कौन है जो वैल्यू स्प्रेड कर रहा है? और आपके पास अगर नेचर ने 10 रुपए दिए और आगे आपने अपनी जो नॉलेज है, आपकी जो वैल्यू थी, वो आपने शेयर कर दी, तो नेचर कहेगा ये तो काम का बंदा लग रहा है। अगली बार आपको 1000 देगा, फिर उसके बाद आपको 2000, 10,000। तो आपकी वो चीज़ बढ़ती जाएगी। तो ट्राई कि कैसे मैं सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जब आप जॉब भी कर रहे हैं तो सोचें कि यार वेरी गुड, मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस फील हो रहा है। तो आपने 3 4 5 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले लिया, फिर ले लो प्लेज। बिजनेस इज तो अ गेम ऑफ करेज। ले लो एक दिन करेज और कूद जाओ, और दे लो अपने आप को डेडलाइन, 3 साल की डेडलाइन करके देख लेते हैं, नहीं तो वापस जॉब मिल जाएगी। आज 15 लाख की जॉब है, 10 लाख की जॉब है, कल को 8 लाख की तो मिल ही जाएगी, 7 की तो मिल ही जाएगी। ले लो एक प्लेज, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मिल जाएगी फिर से जॉब। तो दिस इज ऑल्सो अ वे, बट हमें एक फोमो में नहीं रहना है। डेफिनेटली आप 15 साल की एज में ही कुछ सक्सेसफुल कर लो, उसकी तो कोई बराबरी नहीं है। बट हर कोई सोचे नहीं मैं भी 6 क्लास से जाके जेई की कोचिंग करूंगा। मे बी आप उस सब्जेक्ट के प्रति हेट प्रोड्यूस कर लोगे अपने अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि देयर विल बी 3 स्टूडेंट्स हु आर एक्सट्रीमली गुड, है उनका इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या दैट्स इट। इनफैक्ट एक और सर्वे हुआ था कि what is the probability that you become successful if you start something after a particular age? तो इसमें ऐसा रिजल्ट आया था कि if you start something after 35 years of age, the probability of becoming a successful entrepreneur is much higher, which also like implies that कि जो average age of a successful entrepreneur है वो थोड़ा higher side पे ही रहेगा। एंड आजकल क्या हो गया कि ठीक है, बहुत सारे यंग स्टोरीज जो एकदम वायरल हो रहे हैं ना कि ओके जेप्टो फाउंडर्स अगेन रेज लाइक $200 million, दे हैव क्रॉस्ड अ यूनिकॉर्न वैल्यूएशन। अगेन ऑफ कोर्स दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड लाइक दे आर सुपर इंस्पायरिंग, बट पीपल आर लाइक जस्ट रीडिंग दीज काइंड ऑफ स्टोरीज एंड वो लोग ये नहीं देख पा रहे कि ओके जो बाकी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका क्या है। बहुत सारे हजारों तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो आपने बताया जो लिस्टेड कंपनीज के प्रमोटर्स है आज, बट उनकी कभी स्टोरी नहीं आती है बाहर, मतलब बिकॉज वो लोग एकदम उनके बिजनेस पे फोकस करना है उनको। हमारी मजबूरी है, हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं तो हम कई बार आते हैं। जो असली लेवल पे बात कर रहे हैं ना, दे वुड नेवर लाइक टू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल, स्पेशली इन इंडिया। कोई पॉइंट नहीं है, आप अनवांटेड अट्रैक्शन अपनी तरफ बुला रहे हो। वो अपना काम करेंगे और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं और अपनी चीज़ को बढ़ा रहे होते हैं। मैं जितने भी ज़बरदस्त फाउंडर से मिला हूँ ग्राउंड लेवल पे, आप कई सारे नाम ही नहीं जानते, कोई पता नहीं है, पर व्यक्ति अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा कोई करे। एक एग्जांपल दे सकते हो इंटरेक्शन का, या तो किससे मिले आप एंड किससे बहुत सीखा आपने? अब वो छुपना चाह रहे हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे बता दो तो कहेंगे यार अमन क्या करा। नाम नहीं, बट एनी कॉन्वर्जेशन लाइक व्हाट्स। आई वुड कॉल देम मेंटर्स। हाँ। और मेरे ऐसे 4 5 मेंटर्स हैं। वन ऑफ दोज मेंटर इज इन रियल स्टेट, ओके। तो ही इज डूइंग वेरी गुड फ्रॉम द लास्ट 35 ईयर्स। एज लगभग उनका 60 के करीब है। वन ऑफ देम इज इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर ही मेरे को 3 4 लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। आई वुड नेम देम
वन इज सी आर चौधरी ऑफ एलन, राइट। सिर्फ सिंगल इंटरेक्शन हुई थी मेरी आधे पौन घंटे की। आई केम टू हायर अ केमिस्ट्री टीचर, उन्होंने फॉर्म भरा, वो कोटा से दिल्ली आए इंटरव्यू देने, मैं इंटरव्यू लेने 15 मिनट लेट पहुंचा। फिर उन्होंने बताया आई एम सी आर चौधरी, सो आफ्टर 4 महेश्वरी ब्रदर्स ही इज़ द टॉप मैनेजमेंट हेड। मैंने कहा आप क्यों आए हो, आपको थोड़ा ना हायर करेंगे, आप तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। बोले नहीं मुझे तुमसे मिलना था, ये आप आज से 4.5-5 साल पहले की बात है। तो मैंने पूछा भाई बताओ कुछ, आप लाइफ लेसन्स बताओ, मैं हर एक को गुरु बना लेता हूँ कि आप बताओ मुझे कुछ। तो उन्होंने कहा अमन 9 करी 1 ना करी, याद रखना आप जीवन में 9 अच्छे काम करोगे और एक आपने गलती कर दी तो लोग आपको उस एक गलती की वजह से जानेंगे। दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि व्हेन यू आर यंग डोंट हायर एनीवन हु इज़ ओल्डर देन यू, या फिर डोंट हायर आईआईटियंस। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा अमन हमने आईआईटियंस तब हायर करने स्टार्ट किए थे जब हमारे गेट के आगे 20 आईआईटियंस लाइन लगा के खड़े होते थे। आप उससे पहले करोगे इस कम एज में, वो आपकी बातें नहीं मानेंगे। एंड दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज विच आई फेस। मेरी उम्र 21 22 23 साल की है एंड द टीचर्स इन माई टीम आर ऑफ 35 40 50 प्लस ईयर्स। तो जब भी मेरे टीम में कोई यंगर होता था उसके साथ मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा जाती थी, और जैसे ही आ जाता था तो वहाँ पे बाय नेचर इंट्रोवर्ट हूँ मैं अपने आप बिहेवियर ही मेरा, मैं डायरेक्शन ही नहीं दे पा रहा हूँ, या दे भी दी तो वो उसको हाँ ठीक है हम ऐसे पढ़ाएंगे। मैं कहता था इतना मत पढ़ाओ, बच्चे के पास टाइम नहीं है, प्रिसाइज करके पढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि टीचर की रेपुटेशन भी है। टीचर अपनी रेपुटेशन को देखते हैं कि भाई मैं जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा उतना बड़ा मैं टीचर हूँ। मैं कहता हूँ सर टॉपर बच्चा जो है ना वो आपके बिना भी टॉपर बनेगा। उस टॉपर बच्चे को आप किसी भी इंस्टीट्यूट में डालोगे जो ऊपर की 100 200 रैंक है ना आईआईटी के अंदर, वो निकलेंगी ही निकलेंगी। आप चाहे उसको किसी भी इंस्टीट्यूट में डालो, इंस्टीट्यूट तो पकड़ पकड़ के लाते हैं उन रैंक्स को। आप वो बच्चा जो मान लो 25,000 रैंक पे आ रहा था, उस बच्चे को अगर अंडर 10,000 ले आओ, वहां आपका गेम है। जो बच्चा 50,000 में ही नहीं आ रहा था, वो बच्चा अगर 20,000 रैंक में आ गया, वहां आपका गेम है। तो वो बच्चा दिन के 6-7 घंटे पढ़ ही नहीं पाएगा। आप उसको एक चैप्टर के 400 क्वेश्चंस दोगे, 400 वो ऊपर के 1,000 बच्चे तो खा जाएंगे, नीचे वाले नहीं खा पाएंगे हर चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर्स जेई के अंदर 90 हैं और आप 400 क्वेश्चन करोगे 36,000 क्वेश्चन हो जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को फिर रिवाइज भी करना है और सैम्पल पेपर भी। तो हर आप कोई जेई का बच्चा देख रहा है तो आप 100 से 150 क्वेश्चन रखें। मैथ्स है तो आप 250 तक जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत करें, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। कैसे उसी छोटे क्वेश्चन बैंक को 10 से 12 हज़ार के क्वेश्चन बैंक को आप 5-6 बार रिवाइज कर लें, और फिर एटलीस्ट 20 सैंपल पेपर आपको करके आने प्रीवियस ईयर या कुछ। तो आप देखोगे वो 20 पेपर आपके 20 रिवीजन के बराबर होते हैं। आपकी हर पेपर में 10-10 क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन में गलती निकलेगी, वो आपको ज़्यादा याद रहती है मेमोरी में। जैसे कल रात को क्या खाना खाया या परसों रात को क्या खाया खाना, वो याद नहीं रहता परसों रात का, पर होटल का खाना याद रहता है क्या खाया था, चाहे 1 महीने पहले खाया हो। वो एक ग्रेट एक्सपीरियंस है। तो पेपर की निकाली हुई मिस्टेक्स ज़्यादा याद रहती हैं, उन्हें नोटबुक में रखें। 20 पेपर 20 रिवीजन, और उन 12,000 क्वेश्चन के 5 रिवीजन। ये मेजॉरिटी स्टूडेंट करेगा, वो अपनी रैंक ऊपर लेके चला जाएगा। ट्रैवलिंग के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करो। मैंने किया था अपने टाइम में, 1.5 घंटे जाते थे, 1.5 घंटे आते थे, बस के अंदर ताकत ही वहीं सारी खत्म हो जाती थी। तो कोशिश करो कि या तो इंस्टीट्यूट के पास शिफ्ट हो जाओ, राइट। जेई के अंदर क्या होता है, बच्चा ऑफलाइन जाता है और फिर ऑफलाइन में जो टीचर नहीं समझ में आया तो बैकअप होता है ऑनलाइन। जेई वाले बच्चे के लिए, मेजोरिटी के लिए बैकअप है ऑनलाइन, कुछ के लिए मेन भी है जो बच्चा एक्सट्रीम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में रह रहा है। पर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो टीवी में पढ़ना, फ़ोन को अपने पास मत आने देना। इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट विल डीके यू, खराब हो जाओगे आप बड़े। अब आप कहोगे मेरा दोस्त तो सीख के कर लेता है, कुछ लोग तो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाते हैं, मैं नहीं चढ़ पाता। तो कुछ लोग हैं जो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा कर पाते हैं, जैसे यूजुअली गर्ल्स बेटर कर पाती हैं इसमें बॉयज़ के कंपैरिजन में। सिमिलरली कॉलेजेस के अंदर भी मैंने देखा है कि बॉयज़ फिर भी थोड़े लेफ्ट राइट हो जाते हैं, पर गर्ल्स हैं वो फिर भी अपनी पढ़ाई को इंटैक्ट रख लेंगी। बॉय क्या है, हो सकता है किसी रिलेशनशिप के पीछे अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा कर देंगे, गर्ल क्या है उस चीज़ को पकड़ के रह जाएगी। आप आगे और बढ़ोगे जॉब सेक्टर के अंदर भी, वेमेन जो है वो ज़्यादा सिंसियर मेरे को देखती हैं। ऐसा नहीं है वो बॉयज़ सिंसियर नहीं है, मेरी टीम में काफ़ी बॉयज़ भी हैं, राइट। पर एक जनरल पर्सपेक्टिव जो मैंने देखूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मेरी टीम के अंदर ऑलमोस्ट 60 से 70% लोग जो हैं वो आज के दिन विमेन हैं। How big is your team? इट्स अराउंड 100 पीपल। Wow, lovely. Two quick questions on the statements that you said. So one is basically you said that ki you got an advice कि you should never hire someone who is older than you and like they should be younger than you. But इसका मैं reason नहीं समझ पाया. Like maturity will come after experience. कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। हाँ. माई एज वॉज यंग, हम्म.
मे बी यू आर, आपकी 30 साल की एज है तब आप 40 साल का हायर कर सकते हो। आप ओके 40 साल के हो तब आप 60 साल का हायर कर सकते हो, 70 का भी कर सकते हो। माई एज वॉज 21 22। तो उस टाइम तो मैं शेव भी करनी, मतलब ठीक है ट्रिमर से मतलब आप, आपकी शक्ल पे दिखता है कि ये बच्चा है। हाँ तो वहां पे आप अपने से डबल एज का जब लेकर आते हो, उस टाइम में जैसे आज मुझे उतना चैलेंज फेस नहीं होता। इनफैक्ट मैंने बीच में बाल बढ़ाए थे, वो मैंने बाल इसलिए बढ़ाए थे जिससे उम्र मेरी बड़ी लगे। मैंने दाढ़ी बढ़ा दी थी, बाल बढ़ा लिए थे, तो सबको यूँ लगना चाहिए मैं 30 साल का हूँ। तो वो इसलिए किया गया था। अब मैंने अपने बाल कम कर लिए थोड़े फिर से। ओके वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो इज इट बिकॉज लाइक लेट्स से 30 में आपको डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी सो यू कैन हायर 40 45 एंड 21 22 में मेच्योरिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, इज दैट द रीज़न? ऐसा नहीं है, आई गेस एज का एक है हमारे सोसाइटी के अंदर। एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है। अगर आप 7 8 साल से खेल रहे हो एक गेम को, तो आपको पता है क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। रिक्रूटमेंट देख करते वक्त आपको किस व्यक्ति को बिल्कुल हायर नहीं करना है। उन्होंने मुझे एक और बहुत अच्छी चीज़ बताई, सी आर चौधरी जी ने। इस सी आर चौधरी जी ने नहीं बताई थी, ये बताई थी निर्मल जी ने। तो निर्मल जी वो कौन है? उत्कर्ष ओके। चलाते हैं। तो ही इज़ फ्रॉम राजस्थान, जोधपुर। उन्होंने कहा, मैंने कहा सर आप भी बताओ मुझे दो चार चीज़ें, तो मैं उनमें से एक आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा अमन, आपको सांप दिखे ना कहीं, आपको लगे आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपकी टीम में लोग हैं, और एक व्यक्ति है जो आपको फील आ गई ये सांप है। सांप वो है जो डसता है, सांप वो है जो पॉलिटिक्स चलाता है, सांप वो है जो इधर की उधर कर रहा है, सांप वो है जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, आपके साथ अलाइन नहीं है, मतलब उसका, उसके साथ एक दिन भी आगे कंटिन्यू नहीं है आपको करना। चाहे उसी व्यक्ति की वजह से आपकी कंपनी चल रही हो, तब भी एक कदम आगे आपको नहीं लेना। पहले उसके साथ डील कर, आपके घर में सांप है, आप रेस्ट हो जाओगे। आप वो जर्नी, आपको लग रहा होगा नहीं मेरे शॉर्ट टर्म बेनिफिट के केस में आप लॉन्ग टर्म लॉस खा जाएंगे। जैसे ही आपको कोई सांप दिखता है, आप पहले उससे गेट रेड करें, क्योंकि अब वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए वो डेंजरस है। दिस वॉज अनदर लर्निंग। या वेरी वेरी पावरफुल। आई थिंक टॉक्सिक वेस्ट में इसे कल्चर। कल्चरल फिट कह देते हैं। राइट। हाँ राइट, वही कल्चरल। टॉक्सिसिटी मतलब स्प्रेड नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ यार देखो, मेरिट के बेस पे काम करो। राइट। और ठीक व्यवहार रखो, सबको या काम में यूँ लगना चाहिए कि यस, दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर ऑनर्ड। राइट। और आपको, मैं बड़ा ऑनेस्ट रहता हूँ इसमें, अगर मुझे लगता है मैं किसी को ग्रोथ नहीं दे पाता, मैं उन्हें जाके कह देता हूँ कि शायद हम आगे, आप ले लो 6 महीने ले लो, आप 1 साल ले लो। राइट। गेट अ बेटर जॉब, यू वांट मी, मैं आपको कहीं पे आगे रिकमेंड कर देता हूँ। राइट। जो मेरे नेटवर्क में अगर कोई करना चाहेगा तो, पर आप बेटर जगह देख लो, और जहाँ मुझे लगता है कि मैं ग्रोथ दे सकता हूँ उनके साथ आप टिको, 5 6 साल रखो, द लॉन्गर दे विल स्टे यू। फिर आंखों से काम हो जाता है। जैसे आप, यार ये करना है, तो उन्हें पता है कैसे करना है, कब या करना है, किधर करना है, सब चीज़ हो एंड जाती आई है। थिंक वो ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है फिर यस। उसके बाद। परफेक्ट। एंड सेकंड क्वेश्चन व्हिच आई वाज कमिंग टू, तो आपने बताया रिलेशनशिप्स का कि बॉयज़ बहुत ज़्यादा टाइम रिलेशनशिप्स में भी फिर वेस्ट कर लेते हैं वगैरह, तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्या एडवाइस है लाइक रिलेशनशिप के रिलेटेड, लाइक शुड दे इंडल्ज और हाउ हाउ शुड दे अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस? देखो, पहले आप करियर पे फोकस करें। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि भाई आप घर के पीछे मत भागो, आप गाड़ी के पीछे मत भागो, आप राहुल या नेहा के पीछे मत भागो, आप सोने के पीछे मत भागो, आप सिर्फ एक चीज़ के भागो जो है आपका करियर। अगर आपने इस चीज़ को बना लिया, ये सारी चीज़ खुद आपके पीछे आ जाएंगी। तो मेरे भाई जब तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो पापा कहते थे बेटा किसी की तरफ भी देख लिया तो आंखें निकाल लूंगा, पर हाँ एक बार तुम्हारी जॉब लग गई ना, तो यहाँ से लेके धौला कुआं तक तुम्हारे रिश्ते की लाइन मैं लगा दूंगा। ऐसे कहते। गुड मोटिवेशन टू हाँ, तो स्टडी। बोले हर चीज़ का एक टाइम होता है। आज आप भागोगे ना, आपको शायद सक्सेस मिल भी जाएगा रिलेशनशिप के पीछे, पर वो सक्सेस का टाइम पीरियड है। टिक टिक 3 मंथ, टिक टिक 6 मंथ्स, टिक टिक 1 ईयर, टिक टिक 3 ईयर्स, देन विल कम द फादर ऑफ द गर्ल और द बॉय एंड दे विल से नो नो, बराबरी नहीं हो रही, नहीं नहीं, ही इज़ नॉट राइट फॉर यू। देन प्रैक्टिकलिटी विल कम इनटू द पिक्चर, और फिर आप वो दो बड़े अच्छे सिंगर हैं ना, मैं नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, मेरी सॉरी, जो सैड सॉन्ग्स बनाते हैं इंडिया में। एक तो अरिजीत सिंह है। हाँ, हाँ। अरिजीत सिंह। फिर आप वो और गाने सुनोगे और आप बड़े रिलेट करोगे। दूसरा अनुप जैन नया है अभी, हाँ, वो वाले सैड सॉन्ग्स तो बनते आप काफी। करियर बना लो। ठीक है, जैसे वो गाना एक बना है ना कि पहले काम की बात पे आते हैं, आप पूछेंगे हम कितने पैसे कमाते हैं, हाँ। तो पहले वो पूछेंगे आपके करियर में आप क्या कर रहे हो। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर करियर,
फिर ये चीज़ें आ जाएंगी। So coming back to the students part, so you said that you define a good student in a way कि अगर अगले 3 साल के लिए 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर सकता है, so that is a definition of a good student, and एकदम फोकस्ड वे में स्टडी कर सके। एक कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव स्टडिंग का, एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल आवर्स ऑफ स्टडिंग का, कि डीप वर्क जिसको बोलते हैं, डीप स्टडिंग, कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो एकदम फोकस्ड रहो, एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स इज मच मच इंपॉर्टेंट देन टोटल नंबर ऑफ आवर्स। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ मेरे वीडियोस में कि मैंने इफेक्टिवली 12 घंटे में पढ़ाई करता था सीए फाइनल्स के टाइम, 4 साढ़े 4 महीने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके मेरे डैड के वार्डरोब में, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टोटल आवर्स ऑफ स्टडिंग। भले ही आप 8 घंटे पढ़ाई करो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, दैट इज मच बेटर देन 12 आवर्स ऑफ स्टडिंग विद 4 आवर्स ऑफ यस, डिस्ट्रैक्शन। दोज 4 months आर इक्विवेलेंट टू 2 years जो आपने करे, क्योंकि 4 months में सिलेक्शन हो गया, आप नहीं करोगे तो 2 साल में भी नहीं होगा। करेक्ट। नेट तो आउटपुट मैटर करता है। राइट, या एक्चुअली दैट्स अ वेरी डीप थिंकिंग, मैंने सोचा नहीं था ऐसे, बट या 4 महीने वाज इक्विवेलेंट टू 2 years, आई एग्री। सो इसमें क्वेश्चन इज कि बच्चा जो होता है जब पढ़ाई करता है, अगेन लाइक इफेक्टिव आर्ट्स पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट क्या होता है डिस्ट्रैक्शन अगेन बहुत आते हैं, माइंड में थॉट्स बहुत चलने लग जाते हैं कि ओके कुछ भी थॉट्स, कोई मूवी देख के आ गया, कोई गेम खेल के आ गया, तो वो बहुत रिट्रेट होते हैं। तो अगेन इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडिंग पे कैसे फोकस करे एक स्टूडेंट? मेरे पास एक डाउट आता है, भैया मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ ओवर थिंकिंग अगर कर रहे हो तो चीज़ें लिख लो, पन्ने पे लिख लो। अगर चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो प्लान बना लो, गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन। मेरे पास ये 2 साल ही हैं, या फिर मेरे पास 1 साल में मेरी इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होगा, 5 महीने मेरे को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, 5 महीने मेरे को डीएसए सीखना है, 2 महीने मेरे रिवीजन के हैं। जब आप प्लान बना लोगे तो आपको दिख जाएगा मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, मैंने अगर वेस्ट कर दिया तो लास्ट का रिवीजन सेक्रीफाइस होगा या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सेक्रीफाइस हो जाएंगे। तो मेक अ प्लान टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, और आप फिर भी प्लान को कर नहीं पाओगे, देन अगेन उठो, फिर से प्लान को मॉडिफाई करो। पर उससे क्या होता है, प्लान बनाने से आप एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि यार इस तरफ हमें जाना है, मैप हमारा गूगल मैप लग चुका है। ठीक है, अब गाड़ी कितनी आप तेज़ कम चलाते हो उस हिसाब से वो टाइम चेंज होता रहेगा, बट एटलीस्ट मेक अ प्लान एवरी डे। मैं जिस कमरे में बैठता हूँ मेरे पीछे एक वाइट बोर्ड है, हमेशा एक वाइट बोर्ड रखा है मैंने अपने पास, मेरी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसका। तो वाइट बोर्ड पर सुबह उठ के लिख लेते हैं टू डू टास्क क्या है, वो दिखता है। मेरे ऐप वैप उतना नहीं समझ में, वो ऐप बंद हो जाता है फिर दिखता नहीं है। वाइट बोर्ड बड़ा है, उसके पीछे लिखते रहते हैं। राइट साइड में 2 प्रिंटर्स रखता हूँ मैं, कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट। उससे क्या है, जो भी चीज़ मुझे इंटरनेट से पढ़नी होती है, क्योंकि मेरे सीए ने मुझे एडवाइस किया था, प्लस आप उसमें मार्क कर सकते हो, मेरे को पेंसिल से ये सब ठीक लगता है, तो मैं प्रिंट आउट्स निकाल लेता हूँ, अच्छे कटआउट्स अपने पास रख लेता हूँ। जो और ही अच्छे कटआउट्स हैं तो एक पिन बोर्ड है, उनको उस पर चिपका देता हूँ कि ये चीज़ें मेरे को कई बार दिखती रहें। और लेफ्ट साइड में मेरी न्यूज़पेपर टेबल है, जिस पे 2 न्यूज़पेपर आते हैं, एक इकोनॉमिक टाइम्स, एक बिजनेस लाइन। उनकी मैं मेजर मेजर हेडलाइंस पढ़ लेता हूँ, कभी नहीं भी पढ़ पाता, पर रोज़ न्यूज़पेपर ज़रूर आएगा और उससे मैं ऊपर ऊपर से गो थ्रू हो रहा हूँ। तो और आप अगर मेरी टेबल देखोगे तो वो कुछ ऐसी सी टेबल है, और हमेशा आपको 2-3 किताबें दिखेंगी, और यहाँ पे पीछे 30-40 किताब होंगी जो मेरे फेवरेट ऑथर्स मुझे लगते हैं, और उन्हीं किताबों को मैं बार बार पढ़ता हूँ। मैंने अपने आप को जब जैसे ही मेरे पास यूँ हो गया ना कि 50-60, तो मुझे नहीं पता टोटल कितनी बुक्स होंगी, फिर मैंने अपने आप को कहा अब और नहीं खरीदेंगे जब तक मैं इन्हीं में से अपनी चीज़ें निकाल ना लूँ, क्योंकि एक बार आदत हो जाती है और बुक लो और बुक लो और बुक लो। बट जैसे रिवीजन में कहा जाता है 10-12 हज़ार क्वेश्चंस को 5 बार कर लो। अब मैंने कहा यही जो सारी बुक्स है ना, हर टॉपिक पे मैं एक मेजर मेजर जाके लेकर आ गया, और उन्हीं को मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ, उन्हीं के अंदर मार्क करता रहता हूँ, तो वो हेल्प करता है। लर्निंग अपनी कांस्टेंट रखो, अपने 20s के अंदर उतने एग्रेसिवली काम करो, क्योंकि अभी आप मोस्ट प्रोबेबली अर्ली 20s में मैरिड नहीं हो, और लेट 20s तक भी आपके बच्चे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो आप रगड़ सकते हो उतना रगड़ो। कोई आपको 10 रुपए देता है, आप वहाँ 14 रुपए का काम करके आओ, तभी आप सक्सीड करोगे। इंस्टाग्राम की रील आपको कहेगी नहीं नहीं 50-70% काम करो, इतना जितना कि बॉस जॉब से ना निकाले, तो फिर तो वो नहीं निकालेंगे, आप वहीं रहोगे। अगर आप अपनी कंपनी में जाते हो और कहते हो कि आई वॉन्ट टू रिजाइन, और एचआर आपको कहे ठीक है 1 मंथ नोटिस पीरियड यू कैन गो, तो आप समझना आप शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे कंपनी के लिए। और आप जाके कहो ना आई वॉन्ट टू रिजाइन, और एचआर नहीं, फिर खुद फाउंडर या ओनर आके पूछें, या आपके और मैनेजर अच्छे आके पूछें नहीं यार क्यों जाना चाह रहे हो, सर ग्रोथ चाहिए, तो वो कहें लो यार 20% हाइक लो, 30% हाइक लो, वो कह रहे दूर बहुत है, लो यार ट्रैवल अलाउंस लो, वो रोकें आपको, देन यू आर इम्पॉर्टेंट। हर कंपनी चाहती है कि भार कौन उठा सकता है, तो अगर आप वो आदमी हो जो भार उठा सकता है, आपको ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। आप देखो ना 150 करोड़ की आबादी में आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं लाइन में काम करने के लिए। आई वुड लाइक टू से स्मॉल, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, बिकॉज आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन द इंटरनेट ट्रोल्ड मिस्टर नारायण मूर्ति जी। मेरा एक बार मन करा कि मैं कुछ पोस्ट करूं, पर मुझे लगा मुझे भी
नारायण मूर्ति जी को नहीं छोड़ा तो मैं तो उनसे हाफ एज का भी नहीं हूँ, मुझे तो कहेंगे ये तो ऐसे ही करना चाहते हैं। दोज हु डोंट नो अबाउट नारायण मूर्ति जी, उन्होंने इन्फोसिस नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में आईटी की जो बनाई, और उसके अंदर आज तक मुझे लगता है वो मिनिमम 4-5 लाख लोगों को जॉब दे चुके हैं। अभी हमने बात करी थी 150 करोड़ की आबादी है, 56 करोड़ लोग हैं, उनमें से 45% फार्मिंग में, कितने लोग गवर्नमेंट एग्जाम में एनर्जी लगा रहे हैं कितने सालों तक। वहाँ पे वी नीड एंटरप्रेन्योर्स जो कि जॉब क्रिएट कर पाए, और किसी आदमी ने 4-5 लाख जॉब्स क्रिएट करी। मेरा ड्रीम है, आई गेस हर एक का ड्रीम होगा कि ऐसी एक कंपनी बना पाए जो इतने लोगों तक वैल्यू एडिशन, घर चल पाए, कुछ हो पाए। प्लस वो एक ऐसी कंपनी है जो इन हाउस नहीं, बाहर से डॉलर लेकर आ रही है, बाहर से यूरो लेकर आ रही है, तो आपकी हर चीज से आपको बेनिफिट मिल रहा है। और वो कोई सिल्वर स्पून व्यक्ति नहीं थे, तो उन्होंने भी नीचे से मेहनत करी और धीरे धीरे ऊपर लाइफ में बढ़े। इतनी मेहनत करी कि उनके घर के लोग अब ब्रिटेन चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और उस व्यक्ति को आप ऐसे इंटरव्यू में आके बुला के पूछोगे तो वो आपको बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे कि मैंने 70 घंटे काम किया, या लोगों को इंडिया में 70 घंटे काम करना चाहिए। शायद उन्होंने 80-90 किया होगा, आपको 20 घंटे कम करके ही बताया है। लोग लाइन लगा के खड़े हैं 100 घंटे काम करने के लिए, उनको सक्सेस चाहिए ग्रोथ में। वो हर हर मार्केट में 100 लोग हैं, ऊपर का 20% है वो मेजॉरिटी कर रहा होता है। जैसे 15 लाख इंजीनियर्स हैं, 2.5 लाख को जॉब मिल जाएगी, उनमें भी ऊपर के 2% को 8 लाख से ऊपर का जॉब एज अ फ्रेशर मिल रहा होगा, फिर आगे अपने काबिलियत के हिसाब से बढ़ाते हैं। तो पूरे इंटरनेट ने मिले और ऐसे रिस्पेक्टेबल आदमी को ट्रोल कर दिया। क्या लेसन मिला उन्हें? नेक्स्ट टाइम जब आओ ना सोशल मीडिया पे, सच मत बताना। नेक्स्ट टाइम वो बताएंगे ही नहीं। और उनका एग्जाम्पल देख के कितने सारे और फाउंडर्स होंगे या इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो कहेंगे वो बात बोलो जिस पे ऑडियंस तालियां बजाए, वो मत बोलो जो असली जेन्युइन चीज हो, उससे बचो। तो आपको दिखेगा इस तरह की चीज आप बोलो ही मत। लोगों ने कहा 70 घंटे के काम कराने तो 70 घंटे के पैसे दो ना। मैं कहता हूं आपको इन्फोसिस में काम नहीं करना, आप ले लो फेसबुक में जाके जॉब, आप ले लो 1 करोड़ की सैलरी। आपने सीए का एग्जाम क्लियर किया, आपने सीएफए का किया, किसी ने रोका आपको? आप में काबिलियत थी, आपने कर लिया। आपने बैठ को इन्फोसिस को गाली थोड़ी ना दी कि अरे तुम तो कम पैसे देते हो, मैं तो कहीं तुम्हें ज्यादा देने चाहिए। अरे आप देने वाली हैं, उधर चले जाओ। व्हाट इज द पॉइंट? वो अगर फेस टू फेस मिल जाए तो लोग सेल्फी खिंचाने के लिए भी ऐसे करेंगे, या हाथ ही मिला लें। पर जैसे ही वो आदमी इंटरनेट पे मिला तो अरे ले मैं कीबोर्ड के पीछे ताकतवर बन के दिखाता हूं। तो हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया के अंदर? जापान के अंदर आप जाओगे, चाइना के अंदर आप जाओगे, यूएसए के अंदर जाओगे, लोग अप्रिशिएट करते हैं जो भी ग्रोथ ले रहा होता है। यार आपने कैसे किया, मैं कैसे कर सकता हूं, देखो इसने किया, हम भी करके दिखाएंगे। चाइना के अंदर बिजनेस को अप्रिशिएट किया जाता है। इंडिया के अंदर बिजनेस को उद्यम बोल के बचना चाहते हैं लोग कि यार नहीं यार गलत नजरों से देखेंगे। क्यों? आबादी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है। आबादी चाइना की भी ज्यादा है। मैं एक बार कह रहा था देखो सिंगापुर ने कितना अच्छा कर दिया, किसी ने कहा सिंगापुर तो छोटा सा देश है, मैंने कहा चाइना देखो कितना बड़ा है। तो हम वो काम, एक हमारे यूं बचपन से शायद ऐसा कुछ कहा जाता है कि यार वो काम करो जिसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। शायद सरकारी एग्जाम का भी इसलिए क्रेज है, यार एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ऐसे ऐसे कोई निकाल ही नहीं सकता जॉब से। बस अपने ऑफिस जाओ, समोसे खाओ, अंडर द टेबल ओवर द टेबल हो जाएगा, बढ़िया रिश्ता मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर वाले को कितना झंझट है, बेचारा वो जॉब लेगा पहले, फिर उसको अपना घर बनाना है, एक गाड़ी लेना है, तब जाके कोई घर वाले इंप्रेस होंगे, रिश्ता तभी होगा ना। मेरे को प्राइवेट वाले बताया भैया जॉब तो ले लिया, अब घर भी लेना पड़ेगा तभी शादी होगी। गवर्नमेंट वाले को घर नहीं लेना ना गाड़ी लेनी, वो तो मिलेंगी मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। करना नहीं चाहिए ये चीजें। तो वो कहता है एक बार मेहनत हो गई अब नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में लोग मेहनत नहीं करते, उधर भी फिर से वो 100 का 20% रूल हो जाता है, 2% रूल हो जाता है। 100 गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स में 2 ऐसे मिलेंगे फर्राटेदार, आपको लगेंगे यार क्या बढ़िया आदमी मिले। राइट। इनफैक्ट लाइक नारायण मूर्ति जी ने जब स्टेटमेंट दिया था तब मैंने उसके बाद आई इंटरव्यूड मिस्टर संजीव बिखचंदानी हु इज़ द फाउंडर ऑफ इन्फोएज एंड naukri.com जिन्होंने बनाया, एंड ही पास्ड अ स्टेटमेंट, ही सेड ऑन माय पॉडकास्ट कि व्हेन आई heard that नारायण मूर्ति जी said that कि you should work for 70 hours a week, I felt that it's very less. मैंने तो बोला 70 घंटे तो कम है, मेरे हिसाब से 84 hours होना चाहिए। and I used to work for 12 hours a day for 7 days a week when I was starting नौकरी, and तभी बहुत common है, मतलब 84 hours it's not glamorized, मतलब it's common, ऐसे कुछ ये no, नहीं है। let me also add, if you're working only 30 hours, nothing bad. अगर आपको वो पसंद आ रहा है वो आप करें। आप बेसिकली उन लोगों से पूछ रहे हो जिनको काम करना, मतलब उनकी ड्राइव है, बहुत हंगर है उनके अंदर, और अब उनके लिए एक गेम बन गया है, वो उनके लिए एक नंबर गेम है। हो सकता है वो उतने कैपिटल को कंज्यूम भी नहीं कर पा रहे, बट व्हाट दे आर डूइंग इज, जैसे गेम नहीं खेलता आदमी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, उन्होंने लाइफ को एक गेम बना लिया है
और एक उनको गोल पता है मेरे को ये चीज़ और करती जानी है। आई बिलीव अगर आपको गवर्नमेंट नेशन को कुछ हेल्प करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, पे टैक्सेस, अच्छी जॉब लो, टैक्स दो, बड़ी कंपनी बनाओ, टैक्स दो, आपके साथ जितने लोग काम कर रहे होंगे वो भी देंगे, आप एक्सपेंस कर रहे हो तो वहाँ भी साइकिल घूम रही है। या एंड या दैट्स ट्रू एक्चुअली, हम्म। टैक्सेस एंड ऑल वो तो देने ही पड़ेंगे प्राइवेट सेक्टर में. Let's talk about the skills that students should focus on these days. What, according to you, is one important skill which would be like needed for any student to become successful? देखो स्किल्स तो काफ़ी सारी हैं विच यू कैन डू। जैसे आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेट ऑफ स्किल्स आ जाएंगे, ये तो हंड्रेड्स में आ जाएंगे, Hmm. नंबर को एक बताना बड़ा मुश्किल होगा। पर आप ये कोशिश करें, कोई आदमी को पैसे किस चीज़ के मिलते हैं, जब आप कोई एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, राइट। जैसे अभी यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, तो पीछे एक टीम है, तो उनको ये प्रॉपर से पॉडकास्ट शूट करना, ये काम उनको काफ़ी अच्छे से आता है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से आता है, तो वो उनका एक स्किल हो गया। आपको एक काम पकड़ना है और उसमें आपको बहुत बेहतरीन बनना है, ऊपर के 20% में मिनिमम आना है, फिर ऊपर के 2% को टारगेट करना है। हाँ, इसको एक टी फ्रेमवर्क भी बोला जाता है. जैसे मैं किताब पढ़ रहा था अनफिल्टर्ड हाँ, बाय डेप्थ सौरभ और विड्थ। मुखर्जी. हाँ, तो स्टार्टिंग में जैसे करियर शुरुआत करते तो बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते, तो वो हम्म। टी का ऊपर हम्म। का पार्ट हो गया. हम्म। देन उसमें से एक अच्छा लगा, एक पैशन लगा, उसको पकड़ लो और उसमें फिर नीचे चले जाओ, यस। लाइक टी फ्रेमवर्क जिसको यस। कहा जाता है. आई एक थिंक चीज वो में बहुत काफी सही. आपकी गहराई हो तो अच्छा है, और साथ में आपको ब्रॉड ब्रॉड नॉलेज भी होना चाहिए मेरे को थोड़ा। एक पर्सनल क्वेश्चन है बाय द वे, तो ये मेरे लिए भी है हम्म। एप्लीकेबल. मैं बहुत मल्टीटास्क करता हूँ, तो हम्म। ठीक है, तो मैं जैसे अभी कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ. हम्म। उसके साथ मैं मेरा एजुकेशन स्टार्टअप भी चला रहा हूँ. हम्म। आई एम वर्किंग ऑन माई थर्ड बुक ऑल्सो. हम्म। आई एम ऑल्सो पैरेलली लाइक डूइंग अ बिजनेस इन द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग साइड एज वेल, हम्म। जहाँ पर मतलब हेल्पिंग ब्रांड्स टू गेट द हम्म। इन्फ्लुएंसर नेटवर्क. तो बट मेरे को लगता है कि मैं पहले से ही ऐसा हूँ. मैं सीए जब कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने सीएफए भी शुरू कर लिया था. मैं बीकॉम भी कर रहा था, फिर सीएफए के बाद एसीसीए भी कर लिया. मैंने एक्चुअली इसकी 6 लेवल्स भी क्लियर कर लिए, हम्म। बट क्विट कर लिया. बट मैं बहुत चीज़ें एक साथ कर रहा था. व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू समवन लाइक मी हु इज डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम? आपने जो चार चीजें बताई उनमें से तीन तो एक ही चीज है। इन्फ्लुएंसर मार्केट इज अ सेपरेट थिंग। आप अगर जैसे अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हो। हाँ. अगर आप बुक क्रिएट कर रहे हो तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। और जो आपने थर्ड उद्यम बताया, ये दोनों चीज़ें उसके पीछे बैक में लगेंगी, तो ये तीनों मिलके एक ही काम है। आपने एक सिंगल काम की, इट्स लाइक जेई की तैयारी कर रहे हो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ये। ओके. पर जो आपने फोर्थ बताया इन्फ्लुएंसर मार्केट, दैट इज अ डिफरेंट बोट। देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन यू विल हैव टू पिक वन, उन दोनों में से। तो इवेंचुअली डाउन द लाइन कॉलेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में आप कई सारी चीज़ करना चाहोगे, बट बाय द टाइम यू एंटर द थर्ड ईयर यू शुड बी वेरी श्योर कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। एटलीस्ट फोर्थ ईयर तक तो पक्का पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि तीन काम आप कर ही नहीं पाओगे। एक काम पकड़ो और उसमें आप ताकत अच्छे से लगाएं। गॉट इट. 1-2 साल 6 महीने एक्सप्लोरेशन के ले लें। यप, वेरी वेल सेड. एंड आपने आपका कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव किया? ऑल्दो यू कॉल योरसेल्फ एन इंट्रोवर्ट पर्सन एंड अ शाय पर्सन, हम्म। एंड आप बचपन में भी काफ़ी शाय थे. आपके हम्म। मॉम ने बताया था कि इसको सोने का सिक्का दिया तो ये बात करेगा. हाँ। बट आपने कैसे इसको टैकल किया? आई आई डोंट थिंक यू आर शाय बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन हम्म। इट कम्स टू लाइक हम्म। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. हाउ डिड यू इम्प्रूव दिस? हाउ वाज योर एंटायर जर्नी? आई बिलीव वो प्रैक्टिस से ही हुआ है। आई हैव टेकन ओवर 120 बीटेक कॉलेज सेमिनार्स एंड आई लाइक इट। तो मैं जाता हूँ 4 घंटे बात करता हूँ स्टूडेंट से, या फिर हम अब इतने लेक्चर्स ले चुके हैं, इतने 7-8 साल हो गए हमें, तो वो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस हुआ है। और आई गेस शुरुआत के 15-20 मिनट होता है, उसके बाद आपका कंफर्ट आ जाता है, फिर आपको बस वैसे बात करनी है जैसे आप बात करते हो। तो कोई ऐसे इंसिडेंट है कि फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग में आपका एकदम ऐसा एक्सपीरियंस था हाँ, वर्सेस मैं द गया था लास्ट? स्टेज के कैसे? ऊपर, मैं 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स के लिए ब्लैंक हो गया था। हाँ, और ब्लैंक। कितने लोग थे सामने? होंगे 500-700 बच्चे थे। अच्छा, कुछ बोल ही नहीं पाया आप? नहीं नहीं, ये सेमिनार हुआ था राजस्थान में ही, बीकानेर एक डिस्ट्रिक्ट हम्म. है। मैं 30-40 सेकंड के लिए ब्लैंक खड़ा हूँ मैं, आगे लोग कह रहे हैं कि क्या बोलो कुछ आगे। तो उस टाइम मुझे एक अच्छे सज्जन मिले और उन्होंने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी। तो वो होस्ट थे, तो मेरा फर्स्ट सेशन था, तो दोबारा एक बड़े उम्र में मिले। मैंने कहा सर कुछ एडवाइस दो, कैसे स्पीकिंग करें। उन्होंने कहा देखो, पन्ना लेके मत जाना, पॉइंट्स लिख के मत जाना, आपको ये पता होना चाहिए मैं शुरू कहाँ से करूँगा और मैं ख़त्म कहाँ पे करूँगा, और बीच की जो कहानी है वो आपकी है, वो आपको पता ही है। तो बस मुझे पता था मुझे शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ से करना है, पर उसमें भी मैं 30-40 सेकंड बीच में रुक गया। पर फिर आगे मेरे को उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया, बाद में वो चीज़ दिक्कत नहीं है। इवन टुडे अगर मैं कोई सेमिनार लेने जाता हूँ तो पहले 2-4-5 मिनट थोड़ा सा रहता है, फिर 5 मिनट में आप कंफर्टेबल हो जाते हो नई ऑडियंस के साथ।
अभी भी आपको नर्वसनेस होती है कभी स्टेज हाँ के हाँ, हर सामने? साल मतलब जब भी आप जाओगे तो थोड़ा सा होता है कभी कभी। अच्छा। मेरा एक इनकाउंटर है जो मुझे आज भी याद रहता है। आउट ऑफ ऑल दीज 2-3 सेमिनार्स हैं जो मेरे टॉप में आते हैं, एंड वन ऑफ देम वाज इन थापर यूनिवर्सिटी, पंजाब में एक है। ये बात है 2021 की। ये मैं उधर गया, इट वाज माय फोर्थ और फिफ्थ सेमिनार, और अंदर जा रहे थे तो एक बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी बहुत, और आगे एक ऑडिटोरियम था। तो कॉलेज फेस्ट चल रहा था, तो मैंने कहा कोई सिंगर आए हैं क्या, किस चीज़ की ये लाइन लगी हुई है। एटलीस्ट 300-400 बच्चे बाहर खड़े थे। तो उन्होंने कहा सर ये आप ही के सेमिनार की लाइन है, और मैंने कहा भाई साहब। तो वो ऑडिटोरियम फुल था, और उस ऑडिटोरियम के बाहर 300-400 की लाइन थी, और वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था, वो मुझे आज भी याद है। मैं उसके बाद 100 सेमिनार और ले चुका, बट वो इनकाउंटर मुझे लगता है वाह। मैं एक दिन घर के अंदर बैठा था, एंड एक कॉलेज के ही, यूनिवर्सिटी पंजाब की ही थी, और वहाँ के बच्चों ने एक स्टोरी बनाई और वो शेयर करी मेरे को टैग करके। और उसके अंदर लिखा था, हॉस्टल के 100 बच्चे बैठे हुए हैं, अमन पाजी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। थ्री इडियट्स की एक और मैंने उसको 7-8 बार सुना कि ये अमन पाजी बोल रहे हैं, कोई और पाजी बोल रहे हैं। फिर मैं टैग्ड था। मेरे को फर्स्ट टाइम हुआ यार, मतलब ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसलिए मेरे को सेमिनार्स करना बड़ा सही लगता है। मैं जितना सोशल मीडिया पे ओपन हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा ओपन एक लिमिटेड ऑडियंस के साथ हो पाता हूँ, क्योंकि वहाँ लगता है अब ये चीज़ जज नहीं होगी, अब कोई कमेंट्स नहीं आएंगे, जो बात है मुंह टू मुंह हो जाएगी, तो ज़्यादा वैल्यू दे पाते हैं। गॉट इट, फेयर। एंड अगर कोई एक स्टूडेंट है जो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एंड वो बहुत शाय है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है, पब्लिक स्पीकिंग में जब भी जाता है तब बहुत नर्वस होता है, हम्म, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे आप? मैं कहूँगा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम्म। आपकी स्किल एक गेम है, पर लास्ट में आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू के अंदर आपका फर्स्ट इंप्रेशन, वो जो 30 मिनट के अंदर, जो भी एक स्टूडेंट है वो अपनी एक ब्रांडिंग के ऊपर काम कर सकता है। जैसे हर ब्रांड 4 पिलर्स पे काम करती है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट को 3 पिलर पे काम करना चाहिए। फर्स्ट इज यू शुड लुक सिंसियर। सिंसियर का अर्थ है हम्बल दिखने चाहिए, ऑनेस्ट दिखना चाहिए। सेकंड पिलर इज कॉम्पिटेंस, आप जिसको हायर कर रहे हो उसको काम तो आना ही चाहिए। कॉम्पिटेंस का अर्थ है इंटेलिजेंस होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, आपने कोई काम दिया वो शो अप तो करे, पता चले गायब हो। थर्ड जो है वो है एक्साइटमेंट। अब मैं हर एक ब्रांड पे एक एक पिलर पे एक एक एक्साइटमेंट से रेड बुल आपके दिमाग में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे एडवेंचर है, जहाँ पे कॉलेज के फेस्ट हैं, वहाँ पे रेड बुल का टेंट मिलेगा, रेड बुल की फ्री ड्रिंक्स मिलेंगी। तो रेड बुल स्टैंड्स फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, कोका कोला ऑल्सो स्टैंड फॉर द सेम। जैसे ही आप कॉम्पिटेंस में रिलायबल की बात करोगे, एक कार ब्रांड आ जाएगा, होंडा, टोयोटा, ये आपके दिमाग में जापानीज ब्रांड आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही आप बात करोगे सिंसियरिटी की, तो सिंसियरिटी में कोई भी ब्रांड अगर मास लेवल पे किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ जाता है, तो आपने बड़ी बड़ी कार ब्रांड्स को देखा होगा, वो कहती हैं सारी 10,000 गाड़ियों को वापस बुलाओ, हम इंजन में ये चेंज करेंगे। या ऑनेस्टली आके बता देना, हाँ जी ये हमसे गलती हो गई। गलतियां सबसे होंगी, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, पर आपने ऑनेस्टली आके एडमिट कर लिया हमसे गलती हो गई, हम इसे रेक्टिफाई करेंगे, तो पीपल विल लाइक यू कि हाँ ठीक है यार, गलती सबसे होती है। तो यू हैव टू बी सिंसियर एज अ स्टूडेंट। आजकल हम काफ़ी वेस्ट कंटेंट देखते हैं, देर इज नथिंग रॉन्ग इन वेस्ट कंटेंट, बट आई बिलीव जो आपका इंटरव्यू लेने आया है वो एटलीस्ट आपसे 5-7 साल बड़ा है या 15-20 साल बड़ा है। मैनी स्टूडेंट्स डोंट इवन एड्रेस देम एज सर एंड मैम, बिकॉज इट्स नॉट कूल एनी मोर। मैं तो कहता हूँ सर मैम बोलो, ऑफिस में जाके भी बोलो, वो मना करें फिर भी एक बार गलती से निकल जाना चाहिए, 2 बार मना करें तब रोक दो, पर 2 बार तो आपका रहना चाहिए। क्या पता ही इज एक्सपेक्टिंग, मे बी सम आर नॉट, बट मे बी सम आर। सिमिलरली व्हेन आई टेक इंटरव्यूज, कई बार मैं देखता हूँ ऑनलाइन इंटरव्यू में बच्चा तैयार होके ही नहीं आया, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे हॉस्टल में खोल लिया, बाल बिखरे हुए हैं, शर्ट वो नीचे से चिन दिख रही है। यूँ नहीं कि मैं 2 किताबों के ऊपर रख लूँ, एक फॉर्मल शर्ट पहन लूँ, बाल बना लूँ, थोड़ी सी दाढ़ी बना लूँ, वो बैठो। क्योंकि हर व्यक्ति, आपको नहीं पता क्या नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन दे आर ओल्डर देन यू, वो प्रीवियस जनरेशन है। मैं तो कहता हूँ हर 5 साल में जनरेशन चेंज हो रहा है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, स्पेशली एज अ स्टूडेंट, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसको डेफिनेटली बैठ के प्रैक्टिस करना चाहिए। आप 5-10 टॉपिक ले लो, यू कैन स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, टॉक फॉर 15 to 20 मिनट्स, अपने बारे में बोलो। आपको डिमोनेटाइजेशन के बारे में नहीं पता, आप बांग्लादेश पे नहीं बोलना चाह रहे, और कुछ नहीं, शीशे के सामने बोलो या एक आगे फ़ोन रख के खुद को देखो। जैसे हम बता देते हैं कि यार इस मूवी के अंदर इस एक्टर की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, ऑल्दो हमें एक्टिंग नहीं आती, पर हम दूसरे की जज कर लेते हैं। ऐसे ही आप अपनी को जज करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ।
तो प्रैक्टिस करें, उसे प्रैक्टिस करें, एंड स्पेशली आज के कॉर्पोरेट सेक्टर में इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेक्टेड है। आप बाहर जाओगे ना किसी देश में और आप टूटे फूटे इंग्लिश बोलो, लोग आपको जज नहीं करेंगे। लोग कहेंगे ठीक है, इसकी अपनी दूसरी भाषा, ये इंग्लिश भी बोल पाता है, ऐसे देखेंगे, अरे वाह वेरी गुड। इंडिया में क्या है, आपको चाहे काम नहीं आता हो, आप इंग्लिश बोलोगे, लोग अरे ये तो इंटेलिजेंट है, ऐसे चलता है। तो आप इंग्लिश में जो बोलता है ना, आ, वो इंडिया में उसको बड़ा मानते हैं, ये है एक थॉट प्रोसेस। आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। हम्म मैं भी जब इंटरव्यू देने गया था तब मेरे को फीडबैक दिया था कि हम्म योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी नाइस। हम्म मतलब मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग हम्म बहुत अलग अलग चीज़ है। हम्म मतलब यू कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो, हम्म, बट आज हार्श रियलिटी ये इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जाना है तो आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब वो है हार्श रियलिटी, वी कांट चेंज दैट नाउ। बिल्कुल, स्पेशली बिकॉज इन आईटी सेक्टर बैंगलोर और हैदराबाद में देर आर पीपल हु डोंट नो हिंदी। मतलब समझ में आती है पर तो वहाँ पे सब इंग्लिश में बात करेंगे। राइट, करेक्ट, दैट्स ऑल्सो। चेन्नई आप जाओगे, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। ऑल्सो आपके लाइफ में क्या मेजर चैलेंज, एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया होगा, क्या टर्निंग पॉइंट होगा, कैसे टैकल किया आपने? आई गेस वन ऑफ द चैलेंजिंग पार्ट वाज कॉलेज थर्ड एंड फोर्थ ईयर। हम्म, हमारे कॉलेज में अच्छी ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती थी, एवरीवन इन माय बैच वाज गेटिंग प्लेस्ड, हम्म, और उस टाइम आई डिसाइडेड नॉट टू सिट इन द प्लेसमेंट। सो दैट वाज अ मेजर सेटबैक, क्योंकि मेरी आईटी स्ट्रीम थी, अच्छा पैकेज भी लगता है कंप्यूटर वालों का। कितना मिलता होगा? एवरेज पैकेज बैच का 17-18 लाख गया होगा, वाह, हमारी क्लास के जो था। ओके। तो देयर वर स्टूडेंट्स हु वर गेटिंग 45 lakhs सीटीसी। या तो मैंने कहा यार कहीं पीछे तो, फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि यार पेरेंट्स वांट यूपीएससी प्रिपरेशन, आई वांट टू डू गो इनटू प्राइवेट एंड देयर आर प्लेसमेंट्स गोइंग ऑन, और कॉलेज में सीजीपीए भी अच्छा रखना, चार चीज़ें एक प्लेट पे हो गई थी। तो मेरे फर्स्ट टाइम यहाँ पे दग 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 ऐसे फील हुआ था दिमाग में। मैंने कहा अच्छा, नब्स भी पकड़ में आती है दिमाग की, ऐसे दब दब करते हुए। देन आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, इफ आप पेरेंट्स से बात करें जब भी आप ऐसे फंस जाएं तो, दे आर योर बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, बना लो। 12वीं तक पिटाई करते हैं, फिर धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बनाना होता है आपको। तो उन्होंने कहा बेटा छोड़ दो, जॉब नहीं लेनी, गवर्नमेंट में जाएंगे, ये तो बैकअप था। तो मेरे रिलैक्स हो गया कि ओके सीजीपीए बस अब बेसिक 75% आप अपना रख लो, प्लेसमेंट में बैठना नहीं, तो अब दो ही चीज़ बच गई। देन लेटर मैंने उन्हें समझाया कि गवर्नमेंट एग्जाम भी 2 साल बाद में देखेंगे, अगर मैं चीज़ नहीं बना पाया तो 2 साल की डेडलाइन मैंने मांगी। तो एक ही चीज़ बची, फिर फोर्थ ईयर में सिर्फ एक चीज़ पे बैठ के ज़बरदस्त तरीके से काम किया। तो समटाइम्स टॉकिंग टू योर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प्स, वही आपका प्रेशर कम कर देंगे। राइट, काफ़ी आई वैलिड है। वॉज फॉर्चुनेट इन दिस केस कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो, स्पेशली फादर, वो एजुकेशन में साउंड थे, तो वो चीज़ों को समझ पाए और सपोर्ट कर पाए। राइट, नो दैट्स वेरी वैलिड। एंड इसमें लाइक अदर चैलेंजेस फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव ऐसे कभी हुए? लाइक ये तो पर्सनल हो गया, मतलब थोड़ा फोर्थ ईयर टाइप्स एटेक इंडस्ट्री, मतलब इवन आई एम फोरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, मतलब ये कैक वगैरह का एक चैलेंज आई होता है गेस द बिगेस्ट वगैरह। चैलेंजेस आर येट टू कम, मैंने कहीं पे पढ़ा था, द बिगेस्ट हाँ, चैलेंजेस आर येट टू कम, द बिगर प्रॉब्लम यू सॉल्व, द बिगर, करेक्ट। उतनी वैल्यू आपने गई। तो आई गेस चैलेंजेस तो ऐसे आप पूछोगे मैं एक नहीं 5-7 गिना दूंगा, पर उनमें एवरी वन वॉज नीडेड, वो एक जर्नी थी। और उससे जो हमें एक्सपोजर मिला, आई बिलीव, लाइक व्हेन वी क्रिएटेड अपनी अमन धत्रवाल, अमन धत्रवाल के बाद अपनी कक्षा वॉज रिलेटिवली ईजी फॉर मी टू क्रिएट। नाउ अपनी कक्षा ऑर्गेनाइजेशनल है, इसके अंदर मेरी काफ़ी लर्निंग्स हुई। व्हेन आई क्रिएटेड अपना कॉलेज, वो बहुत स्पीड से हुआ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता था क्या एग्जीक्यूशन करना है और किन गड्ढों से बचना है। Now in Apna college, I also had some learnings. Suppose if I work on something now third, मुझे बिलीव है वो उससे भी स्पीड से जाएगा, राइट। क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर, आपकी डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो हर एक लर्निंग काफ़ी अच्छी रही। एक और चीज़ मेरे को मेरे मेंटर ने बताई, अमन काम वो करो जो आपकी मुट्ठी में हो, जिसको आप कंट्रोल कर पाओ। जिस स्टेयरिंग व्हील को ही आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो गाड़ी पता नहीं कहाँ जाएगी। And that is the reason we also didn't took funding या from anyone. I was under the impression, देखो एजुकेशन इज अ टीचर लेड, इसको आप कॉर्पोरेटाइज जैसे ही कर दोगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या एटलीस्ट मुझे लगता है क्रिएट होगा। यू वुड सी जेई के अंदर ऊपर के 2-3 प्लेयर्स, दोज प्लेयर्स, एलन वुड नॉट से कि मैं यूपीएससी कर लूँ, या यूपीएससी के अंदर विजन आईएएस वुड नॉट से कि मैं जेई के अंदर घुस जाऊँ, या एसएससी के अंदर करियर करियर विल, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, दे वुड नॉट से कि ओके मैं कुछ और कर लूँ। या फिर
वो अपना एक टीचर होता है और वो अपना उसी में बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है. बट कॉर्पोरेटाइजेशन में व्हाट इज द पिक्चर दैट यू आर सेलिंग टू द इन्वेस्टर? आई विल कम एंड मैं सारी इंडस्ट्री को ओन कर लूंगा. नॉट पॉसिबल. जिसने फंडिंग भी उठाई होगी, आप देखोगे दे हैव वन स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम, बाकी सारी जगह पे लॉसेज हो रहे हैं. तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आप लीड करोगे, बाकी सारी कैटेगरीज आपकी ब्लीड करेंगी. until the money gets exhausted, then it's a matter of time. तो 4-5 years ago I all some we founded some दोस्त थे 4-5, सारी उम्र में मेरे से बड़े थे, तो हमेशा मेरे को ज़्यादा सीखने को मिला उनसे. वेरी. तो वो पूछते थे कि वमन व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ द बिग जायंट्स. दो थे स्पेशली, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट बायजूस. तो मैं कहता था मुझे नहीं पता ये कैसे चल रहे हैं, मतलब द सेंस नहीं बन रहा, मैथ्स नहीं बन पा रही है. मेरे ये था कि वाई आर स्टूडेंट्स पेइंग लैक्स, जबकि ये चीज़ तो आपको 2-3-4 हज़ार में भी बनवा के हम दे देंगे. तो व्हाट इज़ द लॉजिक इन बिहाइंड पेइंग लैक्स? द लॉजिक वाज उस बच्चे को पकड़ने में 30,000 ऐड में लग रहे हैं, तो अब वो बच्चे को 30,000 से सस्ता तो मिल ही नहीं सकता. फिर आपने इतनी सारी IIMs और IITians की टीम हायर कर रखी है, तो उसका भी आपको खर्चा निकालना है, और आपको ग्रोथ इतनी ज़्यादा चाहिए तो आप एक्सपेंशन में भी करे जा रहे हो. And they used to tell me, no Aman, they are big, very big to fail. तो देर वॉज अ पीरियड ऑफ 1 to 1.5 year जब मैं सोचता था यार, या तो इनको कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, या पर मेरे दिमाग में मैथ्स नहीं बन रही, और उधर की मैथ्स डिफरेंट है. बट आई वुड नॉट लाइक टू से दैट मैथ्स ऑन कैमरा बिकॉज मैनी ऑफ देम नो मी पर्सनली. तो मैं वो चीज़ नहीं कहूँगा, पर मैं दूसरी कैटेगरीज के हिसाब से आउटसाइड एजुकेशन ये चीज़ बता सकता हूँ. समटाइम्स द रेस इज ऑफ कि सीरीज ए आया, सीरीज बी आया, सीरीज सी आया, सीरीज डी में एग्जिट हो. तो इफ़ यू आर पिकिंग अ राउंड ऑफ $200 million, तो आप $200 million के राउंड में यूँ कह सकते हो कि 92% तो हम इन्वेस्ट करेंगे, 8% हम सेकेंडरी एग्जिट करेंगे. तो $200 million में आप कह दो कि भाई 16-18 करोड़ रुपए हैं, उसकी हम सेकेंडरी एग्जिट करेंगे प्रमोटर्स की या इन्वेस्टर्स की. प्रमोटर्स निकाल जाते हैं उसमें. तो मान लो $10 million, $20 million भी कितना हो गया, लगभग 100-150 करोड़ रुपए हो गए. तो हर एक के जेब में 20-25 करोड़ रुपए आ गए. फिर सीरीज ए में, सो व्हाट दे वुड बी गोइंग बिहाइंड इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में क्या सबसे बड़ा उठा सकते हैं, क्योंकि तभी उतना बड़ा फंडिंग राउंड मिलेगा. आप 20 मिलियन के राउंड पे यूं नहीं कह सकते ना कि मेरे को 10 मिलियन की सेकेंडरी एग्जिट चाहिए. लोग कहेंगे तुम्हें कंपनी बढ़ानी है, जेब भरनी है. पर आप 200 मिलियन के राउंड पे कह सकते हो 10-20 मिलियन की बस 8% की सेकेंडरी एग्जिट कर रहे हैं. तो लोग कहेंगे हाँ हाँ ये तो मेक सेंस, पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं, पैसा निकालना है, प्रमोटर भी है. तो ये वेव आई थी 2019-20 के अंदर, सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे थे. फिर उन्हें पता चला इंडियन फाउंडर्स कभी कभी पैसा निकाल के चिल हो जाते हैं. पता चला कंपनी उतनी अच्छी नहीं कर रही, पर जो प्रमोटर्स हैं वो सैकड़ों करोड़ की एग्जिट कर चुके हैं. सेम थिंग ऑल्सो हैपेंड इन मेनी इंडस्ट्रीज. सो तो मे बी द गोल वॉज कि यार बन गया तो ठीक है, नहीं तो डी और ई राउंड में अपना निकाल लेंगे. IPO हो गया तो और अच्छा, नहीं हुआ तो अपना पहले निकल गया. तो मे बी द game was not to create something for 15 years. The game was to reach Series C, Series D. Big picture, secondary exit, very good, done. आदमी सबसे पहले अपने लेवल 1 के लिए फाइट करता है ना. जैसे लेवल काफ़ी सारे बन जाएंगे. पहला लेवल होता है जॉब, फिर जॉब के लिए फाइट करता है, बेटर जॉब, गुड सैलरी. फिर एंटरप्रेन्योरशिप में वो टारगेट करता है कि यार एट द एंड व्हाट आर यू चेजिंग, यू आर चेजिंग अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज आपको सीरीज डी और ई के एग्जिट से भी मिल सकती है. बट नाउ द वेंचर कैपिटलिस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि यार यहाँ पे थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा. तो दे आर कीपिंग द फाउंडर हंग्री नाउ कि यार 2-3-4 करोड़ की दे दो एग्जिट. आप सुनो कि सैलरी नहीं ले रहा कोई फाउंडर, या सिर्फ 1-2 लाख की, वो सैलरी उतना ध्यान सैलरी पे है नहीं, उतना ध्यान है एग्जिट के ऊपर. क्योंकि आप सैलरी ज्यादा ले लोगे तो हाउ विल यू सेल कि आई एम वेरी मच कमिटेड टू दिस स्टोरी एंड दिस विल बिकम बिग. तो इन सीरीज डी एंड ई यू टेक द बिग एग्जिट. तो हर राउंड के बाद यू विल सी मेनी फाउंडर्स नई गाड़ी आती जा रही है. दिस हैज हैपेंड, वायरल स्टोरी आल्सो, कि हर राउंड के साथ एक नई गाड़ी आ रही है. तो वहाँ पे वो विजन हो जाता है. बट टुडे VCs आर वेरी स्मार्ट नाउ एंड दे मेक श्योर कि कोई बहुत बड़ा सेकेंडरी ना निकले. टिल दे हैव मेड द मनी, दे मेक श्योर द फाउंडर इज ऑल्सो नॉट मेकिंग मनी, Right. especially in current market scenario. What do you think went wrong with Byju's? See, I'm not sure, but कि उनका सेकेंडरी एग्जिट कितना हो गया था, बट कलेक्टिव शायद 2-3 लोगों का मिलके, फैमिली रिलेटिव्स का मिलके, इट इज़ नॉर्थ ऑफ 1,000 करोड़.
I guess it is near even north of 2000 crores. I'm not sure what is the exact number. तो मैं कुछ और कमिट नहीं करूँगा, पर इससे ऊपर का नंबर हो गया था सेकेंडरी एग्जिट में. प्लस सेकंड, मैंने जब बताया, इट्स अ टीचर लेड इंडस्ट्री. आप सारी चीज़ को कर ही नहीं सक पाओगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप एक दो तीन, तीन भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, एक पे ही कहानी रुक जाएगी, या दो. इससे बियॉन्ड जाने के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. क्योंकि व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ टीचर हु इज टीचिंग पॉलिटिकल साइंस. सब्जेक्ट तो एक ही है ना यार. वो टीचर 20 साल से पढ़ा रहा है, और वो 2 घंटे की जगह 3 घंटे भी पढ़ाएगा. आपने जिनको सैलरी पे रखा है, ही माइट बी डूइंग कि ये मेरे घंटे हो गए, पर वो टीचर कहेगा मैं तो इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मेरा 20 साल का नाम है, मैं कुछ ऐसा करूँगा ही नहीं जो नुकसान देगा. प्लस उसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑर्गेनिक रहा, वो उसको बच्चा 20 साल से जानता है, वो आउटकास्ट कर जाएगा, आउटपेस कर जाएगा इनफैक्ट. राइट. तो आई बिलीव द प्राइसिंग वॉज द प्रॉब्लम इन द केस ऑफ दिस. क्योंकि वही, उससे बेटर चीज़ें कम प्राइस में आने लग गई थी. गॉट इट. दिस वेंट रॉन्ग. एंड आपको, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके स्केल पे काफ़ी सारे वेंचर कैपिटल फंड्स ने भी अप्रोच किया होगा, लाइक कि इन्वेस्ट करना है, एंड यू वुड हैव आल्सो गॉटन अ लॉट ऑफ ऑफर्स, एक्विजिशन ऑफर्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो लाइक आपने बताया कि you'd never wanted investors, you always wanted to grow bootstrap. But do you think that if you want to grow faster, like let's say अगर आप third business चालू करते हो and you want to grow faster, with your credibility you can raise like very good amount of money from the VCs, would you want to do that? मैं इस पे एक लंबा आंसर देता हूँ. मेरा है, जिसके साथ स्टार्ट करें उसके साथ मैं कितना लंबा रह सकता. जो व्यक्ति फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दे, मैं उसके साथ लंबा खेलना चाहता हूँ. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, आई, कल एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, लाइव वेबिनार था, हाउ कैन आई गेट अ 3 to 4 करोड़ पैकेज इन इंडिया. एंड आई एम पुटिंग माई सेल्फ ऑन द एज अगेन बाई सेइंग दिस थ्रू योर चैनल, क्योंकि मैंने पिछले 7-8 साल में ये नंबर्स किसी को नहीं बताए. तो बट लास्ट टाइम मैंने वेंट टू संदीप महेश्वरी सर, तो उन्होंने ही प्रोवोक्ड मी, अमन आप ये नंबर्स बताओ, दिस विल मोटिवेट, आपको ये बताने चाहिए. मैंने कहा सर, दिस इज़ इंडिया, आप जैसे ही बताओगे लोग आपको हो सकता है घृणा की नज़र से देखें, आप हो सकता है हेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, आप हो सकता है जेलेसी अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, ऑल्दो आपका इंटेंशन नहीं था वो करने का. तो उन्होंने कहा नहीं अमन, करके देखो इसको, 1 साल करके देखो. तो ऑन हिज एडवाइस आई एम ट्राइंग दिस, बट एनीबडी इज वॉचिंग, माई ओनली इंटेंशन इज इफ यू कैन टेक सम वैल्यू आउट ऑफ इट. तो द स्टूडेंट आस्क्ड मी हाउ कैन आई गेट अ 3 to 4 करोड़ पैकेज इन इंडिया एज अ फ्रेशर. तो मैंने उन्हें कहा देखो, 2-3 ही केसेस हैं जब आपको ये पैकेज मिल सकता है. इधर यू आर फ्रॉम IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, टॉप IITs एंड HFTs आए और उन्होंने आपको 1 से 2 करोड़ का पैकेज दे दिया, और वो भी इंटरनेशनल पैकेज आपको मिल रहे हैं. दूसरा है, आपने इंडिया में किसी मैंग कंपनी के अंदर 2-3 साल काम किया, 3 साल अमेजोन में काम करो, फिर वो आपको कह देते हैं ग्लोबली कहीं और शिप हो जाओ. तो फिर आप USA के अंदर गए, और आप, मेरा एक फ्रेंड है उसका $250,000 का पैकेज है जैसे, तो उसका लगभग 2 करोड़ का पैकेज हो गया 3 साल बाद. एंड द थर्ड वे इज, कि मैं एक ही व्यक्ति को जानता हूँ जिसका 3 to 4 करोड़ का पैकेज था एज अ फ्रेशर, एंड दैट पर्सन इज अमन दत्तरवाल इटसेल्फ. देयर माइट बी मैनी मोर पीपल, एंटरप्रेन्योर्स डेफिनेटली होंगे, बट माई फर्स्ट जॉब वॉज आई वर्कड फॉर समवन एंड आई वॉज नॉट इवन एमिंग फॉर इट. तो मैंने उन सभी बच्चों को बताया, जब भी, एंड आई डोंट थिंक इट कैन बी रिपीटेड अगेन इन दिस इंडस्ट्री. व्हेन आई जॉइंड, माई सैलरी वॉज टोटल इंसेंटिवाइज करके, माई फर्स्ट ईयर वॉज 3.5 CR as a 21-year student, and that was not ESOPs, that was proper cash. तो वो मेरे को मिला, मैं उसका एम ही नहीं कर रहा था, मैं तो प्लेसमेंट में ही नहीं बैठ रहा था. बट उस टाइम वेव थी फंडिंग की, एजुकेशन. आज नहीं है वो सेम चीज़. इट्स लाइक जिन फाउंडर्स ने उस टाइम सेकेंडरी एग्जिट कर ली, आज उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि VC सीख चुके हैं. फिर सेकेंड ईयर आई ऑल्सो वर्क देयर. माई पैकेज, आई वॉज सिटिंग विद माई अकाउंटेंट भैया, एंड आई आस्क्ड हिम वो इस साल का कितना हुआ. तो ही सेड मी सेकेंड ईयर, अमन इट्स 6.5 CR. आई एम 22 years old. अब मैंने वो चीज़, आप कोई और टीचर आपको नहीं मिलेगा जिनको इस पेज पे मिला. एंड वाई आई एम शेयरिंग नाउ, बिकॉज आई थॉट आई वॉज अंडर अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट फॉर 7 years. मैंने किसी को नहीं बताया, राइट, फॉर द लास्ट 4-5 years, सॉरी. But recently, the same platform published an article in Economic Times, or somebody published on behalf of them. They took an interview, and उसके अंदर उन्होंने कहा there was this person अमन धत्रवाल, and वो काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल थे हमारे लिए.
एंड ही नेम्ड इट धतरवाल मॉडल। तो बोले धतरवाल के साथ, तो यू कैन रीड दैट आर्टिकल, तो समबडी सेंट मी, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा अरे इन्होंने तो नॉन डिस्क्लोजर ब्रेक कर दिया, मे बी नाउ आई एम ऑल्सो अलाउड टू। तो इसलिए फर्स्ट टाइम, एंड ऑल्सो थैंक्स टू संदीप माहेश्वरी सर, उन्होंने पुश किया, अमन यू शुड। बाकी आई फील दिस यूजुअली अट्रैक्ट्स, बट माई गोल इज अगर आपको सेम चीज़ रेप्लिकेट करनी है, आई फील आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। 2019 में ये वेव पीक पे थी, चढ़ रही थी, 2020 में भी पीक पे थी ये, एंड आई स्टार्टेड 4 years बिफोर दैट, 2015 में। ऐसा नहीं कि मैं 2019 में घुस गया। आज ये रेप्लिकेट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज के दिन हाईएस्ट पैकेजेस टीचर्स के 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ जा रहे हैं, और वो भी उनके जो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं। फॉरगेट अबाउट समवन हु इज अ फ्रेशर। सो लुक फॉर समथिंग, वो इंडस्ट्री जिसमें नॉलेज कम है ना, और होप बहुत ज़्यादा हाई है। ये था 2019 में एडटेक का। तो आप अब बेसिकली टीचर बन के आपने ये पैकेज यस, था आई आपका? वॉज टीचर, एंड माई ओनली कंडीशन वॉज कि माई फ्री आवर्स विल बी मोर देन माई पेड आवर्स। वाओ। सो 2 लाख स्टूडेंट्स स्टडीड फ्रॉम मी, एंड मेजोरिटी आई गेस 95% प्लस बच्चे शायद फ्री पढ़े होंगे मेरे से। तो मैं कहता था मेरे आधे से ज़्यादा जो घंटे हैं, आई गेस 60-70% ऑफ माई आवर्स वर ऑन फ्री प्लेटफॉर्म। दे हैड 2 प्लेटफॉर्म्स, पेड प्लेटफॉर्म एंड अ फ्री प्लेटफॉर्म। कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे थे? इट वॉज ओके। कर देना अभी, उन्हें पता है, माई स्टूडेंट्स नो। अच्छा, ओके। सो they paid me this amount. This was one of the highest paid उस टाइम Okay. भी। तो और जब वो सेकेंड ईयर में पैकेज 6.5, अनइमेजिनेबल फॉर मी। एंड देन आई सेम टाइम पे बाईजूस केम टू मी, एंड इट ऑफर्ड मी अ जॉब ऑफ नॉर्थ ऑफ 20 CR। मैं 6.5 पे हूँ, और कोई आता है, आप देखो कितना बड़ा बबल था। किसी ने मुझे आके कहा, एक 22 साल का लड़का है आपके सामने, आप 23 ले लो, सॉरी आप 20+ ले लो। और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने कहा बेटा देख लो आपकी इच्छा है। और मेरा ये था, जिस व्यक्ति के साथ स्टार्ट किया उसी के साथ कंटिन्यू करना है। 2-3 महीने बाद माई फर्स्ट कंपनी गिव मी एन एक्विजिशन ऑफर नॉर्थ ऑफ $10 million। Which is above 80 crores. उस टाइम 70 लाख हाँ, था लगभग। 70, हाँ। यस, बट द नंबर इज नॉट 10, इट्स नॉर्थ ऑफ 10। Okay. मैंने कहा क्या हो रहा है ये। दे आस्क्ड मी टू क्रिएट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरी प्राइवेट लिमिटेड थी भी नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं थी, प्रोप्राइटरशिप था। दे आस्क्ड मी अमन बनाओ, जिससे तभी तो एक्वायर कर पाएंगे। सो फर्स्ट टाइम आई क्रिएटेड अ कंपनी बिकॉज दे आस्क्ड मी टू। फिर लीगल वो सारा सब कुछ आया, तो वो बड़ा स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट था। तो आई थॉट चलो कोई बात नहीं। आई लेफ्ट अ जॉब विच वॉज पेइंग मी 6.5 CR। पता नहीं क्यों, आई हैड नो अदर प्लान कि आगे क्या करेंगे। आई थॉट वो वापस बुला लेंगे मुझे, या आगे क्या। 3 months वेंट बाय। फिर मैं सोचने लगा मन कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैड अ टीम और उसकी सैलरी जा रही थी पर मंथ। सो व्हेन यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग और आप अपने एक्सपेंसेस, तो आप सोचते हो यार ये कब तक चलेगा, आई हैव टू टेक एक्शन, अदरवाइज तो 1-2 साल कितने ही निकल जाएंगे। तो मेरी 15-20 लोगों की उस टाइम मैंने टीम बना दी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे स्टूडेंट को चार्ज नहीं करना पड़ रहा है। आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम 1 पर्सन, मेरी पूरी टीम का खर्चा चल रहा है उससे, सबको मैं सैलरी दे पा रहा हूँ, और मैं और कंटेंट फ्री में भी बना पा रहा हूँ। सो इट वाज अ विन विन फॉर मी इन बोथ द केसेस। गोल्डन पीरियड ऑफ दैट एरा। फिर देन आई डिसाइडेड कि चलो यार खुद की अपनी टीम बना के करते हैं। इट टुक एन एक्सपेंस ऑफ अराउंड 7-8 CR। मतलब उतना आपको पैसा चाहिए अगर आप जेई के अंदर कुछ भी करना चाहते हो। टीचर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट उसके बाद तो हम जो टीचर्स बीच में लेकर आए थे, दे वर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड टीचर्स। जो बच्चे जानते हैं दे विल नो, कोटा की तो बेस्ट टीचर्स यू कैन थिंक, दे वर प्रोवाइडेड एट अ फीस ऑफ 2,500-3 हज़ार रुपये। एक बच्चा उन टीचर्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकता कभी ऑफलाइन में जाके, क्योंकि एक तो वो टॉप बैचेस में है, आप पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक। वो आपको 2,500-3 हज़ार में मिल गए। दैट इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ, एंड एवरी टाइम समहाउ इट वॉज प्रॉफिटेबल। तो हम उस प्रॉफिट को कर पाए। एंड कई बार पूछा जाता है आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रही, आई वुड से द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वॉज कि जो हम अर्न कर रहे थे उसको हम री इन्वेस्ट कर रहे थे। और जब आप बूटस्ट्रैप्ड होते हो तो आपको हर पैसे की कीमत पता होती है, तो आप अनाप शनाप नहीं स्पेंड करना चाहते। आप चाहते हो कि यार इस चीज़ में हम वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, क्योंकि आपको एक्सपेंशन में भी चीज़ें लगानी होंगी। तो उस तरफ फिर हम धीरे धीरे बढ़ते गए। जब जॉब छोड़ी थी तो पहले 3 महीने आई थॉट क्या मैंने बहुत स्टूपिड चीज़ कर दी, लाइक आई हैड एन एक्विजिशन ऑफर, मेरे को वो ये भी कर रहे थे, व्हाई डिड आई लेफ्ट बोथ ऑफ देम। तो 3 महीने बड़ा अचर पचर हुआ, क्योंकि एक टीम और बड़ी करना कि आप 20 लोगों से और ऊपर जाओ, 30-40-50 पे जाओ, तो थोड़ा सा मेरे को बड़ा हिम्मत उसमें लग रहा था। बट समहाउ थिंग्स अपने आप चीज़ें बढ़ती गई। मेरी बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स हुई उस टाइम में। एंड देन वी ऑल्सो स्टार्टेड अपना कॉलेज।
Now अपना college is way bigger than अपनी कक्षा. Although JEE is a bigger market, but I guess we performed better in अपना college because this was my second company. So I had lessons from my first thing. कितने स्टूडेंट्स को केटर करते हो आप इन बोथ द कंपनीज? अपना college is right now reaching out to north of 20 million students per month on वाओ, YouTube alone. 20 मिलियन स्टूडेंट्स पर मंथ, And दो the most करोड़ viewed बच्चे। things are lectures. So अपना कॉलेज के वाओ, पूरे पैन इंडिया में अभी सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मैंने इमेजिन नहीं किए थे व्यूअर्स इंडिया में. वाओ, तो मैं मानता हूँ कि 2 करोड़ बच्चा तो नहीं पढ़ रहा होगा, पर 2 करोड़ का 10% 20 लाख स्टूडेंट्स क्या पता पढ़ रहा हो, या 20 लाख का भी 10%, 2 लाख बच्चा तो क्या पता लेक्चर को अच्छे से पढ़ ही रहा होगा. तो दीज आर व्यूज. मे बी एक बच्चा 4-5 लेक्चर देखता है इसलिए वो महीने के इतने हो जाते होंगे. सो आई बिलीव स्टिल majority 95 97 I don't know 98% of the students are learning free from us. And those students who want commitment, उनको बैच जो हाँ चीज़ हमने 25 30 40 हज़ार के कोर्स लिए वो उन्हें बहुत अफोर्डेबल मिल रही हैं. एंड आई बिलीव अगर इसी डायरेक्शन में हम गए तो नेक्स्ट गोल इज कॉलेज. उनको कैसे, उनका कैसे ऑल्टरनेट निकालें. बट वो कोई आसान चीज़ नहीं है और उसको आपको करने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए. एंड आई बिलीव शायद हम उसके लिए भी फंडिंग नहीं उठाएंगे, हम ऑर्गेनिक करेंगे, खुद के कैपिटल लगाएंगे. बट अभी जस्ट आस्किंग ऑन अ लाइटर नोट, हाउ मेनी आवर्स यू वर्क एवरी डे टुडे? आई बिलीव मेरा, इफ़ यू आस्क मी, हर टाइम दिमाग में चीज़ चलती है. पर आप वैसे बोलोगे कि टेबल पे कितनी देर बैठते हो तो मे बी इट विल बी 6 to 7 8 आवर्स मे बी. पर आप ये पूछोगे रात को सोते वक्त भी दिमाग में वही चीज़ चल रही होती है और सुबह उठते हैं तब भी दिमाग में वो चीज़ चल रही होती है. इट्स लाइक आप उसी चीज़ के बारे में सोचते जाते हो कि व्हाट कैन आई डू बेटर, और क्या बेहतर कर सकते हैं, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग. एंड मेरा एक काफ़ी सीरियस टाइम दिन का मैं कोशिश करता हूँ 1 से 2 घंटा किसी ना किसी माध्यम से लर्निंग के अंदर जाए. बताओगे कौन से पॉडकास्ट है, तो क्या बुक्स पढ़ते हो, कैसे लर्न करते हो, क्या रिसोर्सेज? जैसे मैं बुक कैसे परचेज करता हूँ कि मैं मॉल में चला जाऊँगा, वहाँ पे बुक स्टोर होगा और वहाँ से मैं फिर कई आधे घंटे देखूंगा कि कौन सी बुक मेरे को पढ़ पाऊँगा मैं. कई बार इंटरनेट के रिकमेंडेशंस को आप पढ़ नहीं पाते, टेक्स्ट छोटा होता है, मोटी बुक होती है. आई यूजुअली प्रेफर डायग्राम्स, बड़ा टेक्स्ट, प्रिसाइज, बुलेट पॉइंट में बताओ, स्टोरी नहीं. तो मैं उस टाइप की बुक्स अपने साथ रखता हूँ. आई लुक एट द ऑथर, ऑथर के क्रेडेंशियल्स क्या हैं बताने के लिए, वो सारी चीज़ देख के फिर देर आर 2 न्यूज़पेपर विच कम टू माई हाउस, उनको मैं जब मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से देख लेता हूँ. यू कैन से 7 में से 3-4 दिन में पढ़ लेता हूँ उसको, ट्राइंग. एंड कौन से पॉडकास्ट? पॉडकास्ट आई एम वेरी ओपन. मैंने आपके भी पॉडकास्ट देखे होंगे, मैंने क्या बात इंटरनेशनल कर रहे हो, सही पॉडकास्ट में? भी देखे होंगे. यस यस. आई डोंट बिलीव दिस। अरे आप सीखो तो हर जगह से सीखो, आपको सबसे सीखना चाहिए. जो आप अच्छी चीज़ जहाँ से हर व्यक्ति में खराब चीज़ें हैं वो मत लो, आप अच्छी वाली पकड़ लो. तो ये टॉप 3 पॉडकास्ट कोई फेवरेट है जो जैसे आई आपको मैंने बहुत पसंद है? सच मैंने टॉप 3 ऐसे पॉडकास्ट मैं ऐसे फॉलो नहीं करता. आई लुक कि ठीक है ये मैं देख लेता हूँ. और लास्ट वन कौन एक सा चीज़ देखा? और भी है, मैं काफ़ी सारे मेरे मेंटर जो सीनियर्स हैं उनके साथ बैठता हूँ और मैंने कुछ डिफरेंट कोर्सेज परचेज कर रखे हैं. तो समटाइम्स कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो 3-3 लाख रुपए के होते हैं. तो वो क्या आएंगे, आपको किसी 5 स्टार होटल में बुलाएंगे. लाइक एक ओबरॉय होटल के अंदर अभी लास्ट ईयर में करके आया था. तो उसके अंदर वीसीज को ट्यूटोरियल था कि ये सारा फंडिंग का गेम जो है. तो हार्वर्ड से एक प्रोफेसर आए थे जिनका सब्जेक्ट ही था वेंचर कैपिटलिस्ट. उन्होंने आए, सारे बड़े फाउंडर्स आए और वो 5-7 दिन का प्रोग्राम होता है. आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब उधर कर रहे होते हो और 7-8 घंटे. तो आई वेंट देयर फॉर नेटवर्क कि क्या पता कुछ नेटवर्क बने, क्योंकि 3 लाख पैसे दे के वो आएगा जो ऑलरेडी कुछ ठीक ठीक काम कर रहे हैं. तो क्या पता मेरा नेटवर्क और बढ़ाओ. और ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत भी कर ली, दोस्ती तो नहीं बोलूँगा मैं, पर आप ठीक है आप. पर मुझे एक चीज़ वहाँ पे पकड़ आई, आपको नेटवर्किंग के पीछे नहीं भागना चाहिए. अगर आपके अंदर दम होगा तो नेटवर्क खुद आपके पास आएगा. अगर आप अपना टाइम एनर्जी लगा रहे हो नेटवर्क बनाने में, मे बी कुछ प्रोफेशंस में ये वर्क करता हो, आप कोई रियल स्टेट का काम कर रहे हो, आपको क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशन, वो एक अलग चीज़ हो गई. पर आप अपना काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो यार मैं कैसे अपना नेटवर्क करूँ, नेटवर्क पे आप एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हो, काम पे कम लगा रहे हो, दैट वुड बी द रॉन्ग अप्रोच. काम पे एनर्जी लगाओ, नेटवर्क टाइम के साथ अपने आप आपका बनेगा. देर ऑल्सो सम डिफरेंट अदर कोर्सेज विच आई टेक. तो सारे ऑनलाइन रखता हूँ, अपनी पेज पे मैं पढ़ता रहता हूँ. कुछ फाइनेंस के कोर्सेज होते हैं, सबसे मैं जहाँ से ज्ञान आए जो ठीक लगता है ले लेता हूँ. फाइनेंस के कौन से कोर्सेज कर रहे हो? वो मास लेवल पे उतने नहीं पता लोगों को, तो वो रेफरल बेस्ड हैं. Okay. माय फादर आल्सो डिड इट, उनके किसी फ्रेंड ने भी किया. आई आल्सो डिड इट. तो आई टुक इट फर्स्ट टाइम इन माय कॉलेज फर्स्ट ईयर.
मैंने सेम कोर्स दोबारा लिया अभी 1 डेढ़ साल पहले। तो क्या कॉस्ट था ये कोर्स का? दिस कोर्स इज़ मोर अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, आपका कंपनीज का कैसे कर सकते हो, या आप अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैसे सीख सकते हो। बट दे आर द पीपल हु आर मतलब वेरी मच क्वालिफाइड, जिन्होंने उस गेम को खुद कर रखा है। क्या प्राइस पॉइंट होता है ये कोर्सेज का? ये कोर्स पॉइंट का आई गेस पहले डिपेंड करता है, 15,000 से लेके 80,000 1 गॉट इट, लाख इस गॉट इट। तरीके से, कि आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, 1 to 1 पढ़ते हो, कैसे राइट, पढ़ते हो। गॉट इट। Cool, perfect. So last question, if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Aman Dhattarwal, हम्म what is one question you would like to ask him towards the end of the interview? वन क्वेश्चन बहुत सारे पूछता हूँ मैं तो, पर ये मैं वन सारे गेस्ट को पूछता हूँ, ये वन वाला सवाल। क्वेश्चन मैं ये पूछता कि भाई आपकी सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग्स जो हैं वो आप हम्म, बता दो। आई बिलीव लाइफ के 2 डिसीजन हैं यार, वो अपने आप खुद लेना। फर्स्ट इज़ योर करियर। 18 साल तक की उम्र तक आपके पेरेंट्स बेटर जानते हैं, 18 के बाद आपको भी उन्हें एजुकेट करना है। तो पहला जो करियर है वो आपका डिसीजन होगा। अगर आप अपने लिए डिसीजन नहीं लोगे, समवन एल्स विल टेक डिसीजन फॉर यू और आपका एक करियर डिसाइड कर देंगे। सेकंड इज योर लाइफ पार्टनर। एक बार करियर आपका कंफर्म हो गया, देन मूव टुवर्ड्स द लाइफ पार्टनर थिंग। ये भी 1 2 साल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, you will need some time, right, and then you'll find the partner। और आई बिलीव ये दोनों चीज़ आप अगर जल्दी करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। एट इज़ मैंने वो करने की कोशिश करी, काफ़ी बार वो चीज़ मुश्किल होती है, हर एक की परिस्थिति अलग होती है, किसी का करियर उसको बाद में मिल पा रहा है तो वो थोड़ा होल्ड करता है, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम सेक्टर के अंदर। सिमिलरली बट आई बिलीव बहुत ज़्यादा डिले करना पर्सनली मेरे को, बाकी कॉन्टेक्चुअल है, सबकी सिचुएशंस yeah. डिफरेंट होती है, टोटली अंडरस्टैंड। What qualities did you look in your life partner? आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। तो मैं जब कॉलेज के अंदर भी था तो मैं हमेशा अपने वो वाइट बोर्ड की जो मैंने इंपॉर्टेंस बताई, मैं उस पर लिखता था कि यार आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या बना सकते हैं। तो मैं अपने गोल्स को लिख लेता था, और वो ऐसे गोल्स होते थे जैसे कि मेरे लिए होता था जैसे मार्स पे जाना, लिख लिया, होना है नहीं पर लिख लिया। लाइक कॉलेज के अंदर जो मैंने अपने लिए लिखा था कि क्या मैं इतना कर सकता हूँ, एंड दैट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि उतना पैकेज ही नहीं है कोई जो कंपनी आपको देती है। आज भी आई डोंट नो एनी कंपनी, आई डोंट नो, आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मे बी आई वॉज लकी, और वो चीज़ क्लिक हो गई। देन इवन फॉर लाइफ पार्टनर आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं किस तरीके का पार्टनर देख रहा हूँ। तो जब आपको क्लैरिटी होती है ना वॉट यू आर लुकिंग फॉर, तो वो चीज़ फिर आप डाइवर्ट नहीं हो गए। मे बी टू गेन क्लैरिटी यू विल रिक्वायर 6 8 months 10 months, जैसे हमेशा कहते हैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर को टाइम लगेगा, बट इन योर थर्ड ईयर यू शुड हैव वेरी क्लैरिटी, क्या मैं करना चाहता हूँ या किस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ। Got it. रास्ता बदल सकता है, मंजिल आपकी मोर और लेस आपको पता होनी चाहिए इस तरफ है, या एटलीस्ट ये पता होना चाहिए नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। Hmm. हाँ। Right. Cool. I think this was very very inspiring. Thank you so much, Aman, for your time. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सीखने मिलेगा and had a wonderful conversation. बहुत कुछ लोग यहाँ से motivated जाने वाले हैं. Thank you so much. द प्लेजर इज माइन। आई होप आप सारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करें लाइफ के अंदर, जो आप सोच सकते हो। आपके पास मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके फादर्स एंड फोर फादर्स से। आज के दिन सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, और मैं फिर से वही कहूँगा, मेरे फादर कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम सबसे आसान एग्ज़ाम है, और ये तो वो आप आई होप कॉन्टेक्ट समझ पा रहे होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तो बाकी प्राइवेट एंड बाकी सेक्टर्स तो रिलेटिवली आप और आपके चांस बढ़ते हैं एक्सेल करने के। येस, इंडिया इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव नेशन, आपको बाहर बहुत कम कंपटीशन में बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। आई वुड रिकमेंड पेरेंट्स टू एक्सप्लोर अदर इंटरनेशनल ऑप्शंस ऑल्सो इफ़ यू आर एबल टू अफोर्ड इट। तो वो आप अपने बच्चे के लिए 8 9 10th क्लास में करें, जिससे 11th 12th में वो प्रोफाइल सेट करके आगे जा पाएँ। इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज यू विल इवेंचुअली गेट द ROI आउट ऑफ इट, क्योंकि इंडिया में ब्रांड गेम बहुत ज़्यादा चलता है। यू डोंट नो कि वो शादी के टाइम ROI निकलेगा, या कल को आप किसी VC के आगे पिच कर रहे होगे और वो देखेंगे अरे ही इज़ फ्रॉम अ गुड कॉलेज, लेट मी गिव हिम मनी। आपको नहीं पता उसका ROI आपको कब निकल रहा होगा। और मे बी योर चिल्ड्रन विल गेट इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट यू एंड मे बी दे विल ऑल्सो गेट इन टू गुड, आई डोंट नो, बट इवेंचुअली वो अपना ROI निकाल देते हैं। वॉट यू शुड फोकस ऑन इज कि मेरे अगले 2 से 3 साल कौन सी एक चीज़ है जिस पे मैं 8 10 घंटे लगा के सक सकता हूँ। खुद साउंड रहें, अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ ऑनेस्ट रहें, और एक चीज़ को पकड़ें और उसके पीछे अंधे होके लग जाएं, उसमें अच्छे होने की कोशिश करें। प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि मैं 30 साल 35 साल की एज तक बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो तब भी सेम माइंड सेट रखो कि मैं 30 35 मतलब आई हैव टू कम इन टू द टॉप 2%।
नहीं आ पा रहे हो, चेंज द गेम. दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम मिस्टर अडानी. ही सेड आई ओनली डू द वर्क जिसमें मैं ऊपर के 2-3 प्लेयर में हूँ. अगर मैं तीसरे पे भी आ रहा हूँ तो मैं सोचने लग जाऊंगा कि छोड़ो यार, दूसरा काम करते हैं. राइट. That's why I tell to my students, aim for the top 20%, then for the top 2%. या परफेक्ट. हाँ, Right. आपसे पिछले 2 घंटे में मेरे को ये तो समझ आया, गवर्नमेंट एग्जाम्स आर द इजीएस्ट एग्जाम्स टू क्रैक. बट अगर आप 8 से 10 घंटे 2 से 3 साल पढ़ोगे हाँ. तो दैट्स द क्रक्स. I'm not pushing anyone Yeah, towards yeah. government. I hope you understand the context. No, yeah, I was just kidding. But yeah, thank you so much once again. I am very charged up and I am very motivated to hustle more in my life after talking to you. And you've always inspired me to start my YouTube journey, my content creation journey as well. My, So thank you so much for my that. pleasure, and Yeah. wish you all and you the very best. Yes, thank you so much. Thanks. Bye.